हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो मेरे दोस्त, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर तुमने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे आओ। डायरेक्टली इस लेक्चर पे मत टपको, है ना जी। डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से तुम लेक्चर नंबर 1 देख लेना अगर तुमने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो। ठीक है दोस्त। अब मैं थोड़ा सा तुमको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर 20C पे जाने से पहले कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में मैं तुमको बता दूंगा। देखो, मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अपन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पर ही दिमाग लगाएं, स्टडी मेट पर दिमाग लगाएं। मैं ओवरऑल सीएमए फाइनल में अगर तुम हो तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कहाँ से अपने आप को ओवरऑल खुद को डेवलप कर सकते हैं, खुद की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आगे अपन सीएमए बनने के बाद क्या अप्रोच अपन रख सकते हैं, क्या क्या अपन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा ओवर हमारा पूरा बैच के ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में, कि मैं जितना आउटपुट अपना दे सकता हूँ मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। सिर्फ स्टडी मटेरियल और सिर्फ पेपर 20C पर स्टक नहीं रहने वाला हूँ मैं, कि सिर्फ मैं एक अपना जो ओवरव्यू है पूरा का पूरा 20C सिर्फ वही चीज़ तुमको डिलीवर करूँ। नहीं दोस्त, जो मार्केट में चल रहा है मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा आउटपुट दूँ, मैं जितना भी मेरे को ज्ञान है वो तुम तक मैं पहुँचा सकूँ। नॉट ओनली रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट बट ऑल्सो रिलेटेड टू ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल डेवलपमेंट। तुम हम क्या कर सकते हो इस एज में आने के बाद, है ना जी। तो चलो, आज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में 10 से 15 मिनट हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि अपन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। तुम सीएमए फाइनल में हो दोस्त, और अगर तुमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की हुई है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत बोले तो तुम अपने आप को नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेके। लाइक अब तुम्हारे अंदर एक बहाने आते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करूँ कहाँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारी चीज़ों का जवाब मैं तुमको देता हूँ। पहली चीज़ है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो तुमको सबको पता है भाई, स्टॉक मार्केट में आ जाओ। स्टॉक मार्केट में तुम बोलो किसी भी शेयर में पैसा लगा दो, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे फ्लेक्सी कैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम से तुमको म्यूचुअल फंड दिखेंगे। एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, लाइक मंथली तुमने 500 रुपये 1000 रुपये देना स्टार्ट किया, या फिर फिक्स्ड अमाउंट डाल दिया, 1000 रुपये इस मंथ डाल दिया, नेक्स्ट मंथ 2000 डाल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप से तुम इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड ले सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो देख मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास 100 रुपये तो है ना यार। इस मंथ अगर 100 रुपये है ना, बहुत छोटा सा अमाउंट है यार भाई। इतने का बर्गर पिज्जा ये भी नहीं आता भाई 100 रुपये में। क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपये भी है तो तुम बेटा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। क्यों करो? क्योंकि तुम हो सीएमए फाइनल में। अगर मैं इंटर के बच्चों से बोलूँ या फिर फाउंडेशन के बच्चों को बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट करो, तो उनके दिमाग में इतना नहीं समझ आता है। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम लोगों में से होंगे जो अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं, लेकिन जो नहीं, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए मैं वो देना चाहता हूँ कि दोस्त, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। अब तुम्हारे पास लेट से 2000 रुपये है, इन्वेस्ट करो। सेविंग तुम्हारे पास डली हुई है, कहीं ना कहीं से पैसा निकालो, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, जितना निकाल सकते हो पर मंथ, या फिर मैं बोलता हूँ पर ईयरली निकाल दो। साला तुम 5000 रुपये है ना, इस साल उठा के इन्वेस्ट कर दो, बात खत्म। डले रहने दो 5000। स्टॉक मार्केट 3 साल में पैसा डबल करता है। लाइक अगर तुमने इस साल 5000 लगाया, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल में ये डबल कर देगा पैसा। लाइक 10,000 रुपये 3 साल के अंदर डबल कर देगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये चीज़ स्टॉक मार्केट देता है। तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, कैसे करें, क्या करें, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कौन से शेयर्स में लगाएं पैसा, या फिर कौन से म्यूचुअल फंड्स में हम लोग पैसा लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, क्योंकि अपने को नॉलेज नहीं है इतना, अपने को इतना रिसर्च नहीं है। तो मैं बहुत सिंपल लेके जाऊंगा दोस्त, बहुत सिंपल, कि तुम इसका दिमाग, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, बहुत कम यूटिलाइजेशन होगा और अच्छे से अच्छा तुम इन्वेस्टमेंट कर डालोगे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना, बिल्कुल आंख बंद करके तुम कर लोगे। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको आना है, कहाँ आना है भाई। जैसे पहले तो एक अपना डीमैट अकाउंट बनाओ। डीमैट तुमको दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा अपन पेन का निब बढ़ाते हैं। ओके, डीमैट अकाउंट बनाओ, DMAT। डीमैट अकाउंट तुम खोलो। क्या खोलो दोस्त? डीमैट अकाउंट। एक सेकंड। डीमैट अकाउंट तुमने ओपन किया। अब कहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलना है, कैसे खोलना है, क्या करना है, कुछ मत करो। एक एंजल बन करके हो गया, ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लो। या फिर आप स्टॉक करके उसको डाउनलोड करो। ग्रो का नाम सुना होगा, वो डाउनलोड कर लो। इन तीनों में से कोई सी भी कर लो। या फिर शेर खान है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, तुम चार में से कोई भी कर लेना, है ना। ऐसा नहीं है अपना कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है भाई, अपना अपना किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। ये एप्लीकेशंस दे रहा हूँ, मतलब बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो तुम इनमें से कोई भी एप्लीकेशन उठा के डाउनलोड कर लो। लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, एंजल वन तुमने डाउनलोड कर ली, या फिर आप स्टॉक तुमने डाउनलोड किया, उस पर अपना अकाउंट बना लो, पैन कार्ड वगैरह अटैच होगा, बैंक अकाउंट वगैरह लगेगा, लगने दो।
OTP वगैरह आएगा, करके तुम अपना अकाउंट बना लिया, ठीक है भाई, उस पर गए। अब उसके बाद तुम अपना फंड ऐड कर लो कि भाई मेरे को इस बार मेरे पास कितना पैसा है, लाइक 100 रुपये भी है तो तुम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ कि 100 रुपये भी है तो साला इन्वेस्ट कर दो। मत सोचो कि मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट आएगा, 10,000, 20,000, 50,000, जब जाके इन्वेस्ट करूंगा। ऐसी गलती मत कर मेरे दोस्त। और दूसरी चीज, तुम ये सोचते हो कि अभी जिस दिन जॉब स्टार्ट करूंगा उस दिन इन्वेस्टमेंट करूंगा। नहीं भाई, जो टाइम आज का दिन है ना, आज से अगर तू इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा ना, अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद अच्छा खासा तुम फंड एक्यूमुलेट कर सकते हो। बात समझो मेरी, है ना। अगर तुम हर मंथ 2,000 या फिर 3,000, जितना भी तुम, जैसे पार्टी शार्टी करने में अपन इधर उधर उड़ा देते, 1,000, 2,000, 3,000 का आज कोई वैल्यू नहीं है दोस्त। इतना तो तुम आराम से कहीं ना कहीं से निकाल लेते हो। पप्पा से पैसा लेके आओ, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, है ना। अब ये जो तुमने एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है, अपना अकाउंट बना लिया एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद अब तुमको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ रिसर्च करके लेके आया हूँ। अपन ने क्या किया हुआ है कि तुम कुछ मत करो, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना। जैसे टॉप की जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, IT सेक्टर है, इसमें टॉप की कौन कौन सी कंपनीज है, मैं बोल सकता हूँ TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है, फिर इन्फोसिस है, एक सेकेंड, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, टेक महिंद्रा है, ठीक है भाई। अब तुम क्या, टॉप के जो सेक्टर्स है, पहला सेक्टर कौन सा था, IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा भाई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा फार्मास्यूटिकल, बोले तो भाई मेडिकल वाला हमारा सेक्टर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चौथा है भाई फाइनेंशियल सर्विस, फिनटेक जो कंपनीज है, बैंक वगैरह आ गए, फाइनेंशियल सर्विस दे रही वो कंपनीज में तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पांचवा भाई कंज्यूमर गुड्स, E-कॉमर्स वाली कंपनीज में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। सिक्स्थ भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो कंपनीज है वहां पे आप कर सकते हो। सेवंथ भाई रियल एस्टेट वाली जो सेक्टर है। इन 7 सेक्टर बता रहा हूँ जो आने वाले टाइम में भाई ग्रो करने वाले हैं, ये ट्रेंडिंग में चलने वाले। तो तुम अगर शेयर मार्केट में जाना चाहते हो तो तुम इस 7 सेक्टर्स, तुमको मैंने ओवरव्यू बता दिया कि ऊपर ऊपर से 7 सेक्टर्स हैं, ये अच्छे खासे ग्रो करेंगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो तुमको क्या करना है, टॉप की कंपनीज ढूंढना है। लाइक मैं रिसर्च करके लेके आया हूँ, मैं टॉप की कंपनीज लेके आया हूँ कि भाई IT सेक्टर है, TCS नाम सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारे रतन टाटा जी की कंपनी थी, फिर इन्फोसिस तुमने सुना होगा, विप्रो सुना होगा। तो भाई इनमें से दो कंपनीज में तुम शेयर इन्वेस्टमेंट कर दो। एक एक शेयर भी तुम लेके रखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है भाई। थोड़ा 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 अमाउंट एक एक शेयर का जितना भी वैल्यू लेके रख लो, ठीक है। एक इसमें से उठा के रख लो, कोई भी अडानी ग्रीन पावर उठा लो, टाटा पावर उठा लो, रिन्यू पावर उठा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी तुमको दिख रहा है एक शेयर उठा के रख लो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में सन फार्मा उठा लो, डॉक्टर रेड्डी उठा लो, सिप्ला उठा लो, कोई भी उठा लो, एक शेयर उठा लो, इसका 2 शेयर उठा लो, जो भी तुमको लगता है, जो भी तुम्हारा बजट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बोल सकता हूँ HDFC, ICICI, इनमें से कोई एक में उठा लो, ठीक है। और अपन E-कॉमर्स में जाओगे तो रिलायंस उठा लो। रिलायंस हालांकि 2,000 के ऊपर चल रहा है, अगर मतलब एक शेयर 2,000 के ऊपर ही जाने वाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, डाबर ले लो, कोई सा भी एक या दो तुम्हारी जो इच्छा वो ले लो, है ना। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में जाते हैं, टाटा मोटर्स उठा लो, टाटा मोटर्स जाएगा, सिंपल है यार, जाएगा जाएगा अच्छे खासे। लॉन्ग टर्म में अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आराम से पैसा बनेगा। एक बात ध्यान रखना, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बेटा, लॉन्ग टर्म, LONG, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज पैसा डाला और तुम कल इसका रिजल्ट देखो कि भाई मैंने एक शेयर खरीदा, रिलायंस का शेयर खरीदा, 2,200 रुपये का था, अब साला 2,000 हो गया एक दिन के अंदर अंदर। ऐसा मत देखना। तुम्हें इन्वेस्ट करना है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना, मतलब पैसा डाल के भूल जाओ, बात खत्म। 1 साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद देखेंगे, इस टाइप से तुम जाओ, अच्छे खासे तुम रिटर्न्स मिलेगा तुमको, है ना। और अच्छा खासा फंड एक टाइम के पास पहुंच जाएगा। जिस दिन CMA बनोगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट तुम्हारे पास होगा, और एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि यार अपन ठीक है, अपन ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था तो अपना कुछ रिटर्न मिला, और तुम्हारे अंदर आदत बनेगी इन्वेस्ट करने की स्टॉक मार्केट में, है ना जी। अगर अपन लोग ही, अपन जैसे प्रोफेशनल्स CS या CMA लोग ही स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। और अपन जैसे लोग ही जाते हैं, अपने को पता होता है दोस्त कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे चलता है। अगर मैं किसी मेडिकल ऑफिसर को, डॉक्टर वगैरह को बताऊं स्टॉक मार्केट ऐसा है वैसा है, एक बूढ़े पुराने आदमी को दिखाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ये है वो है, तो वो पहली चीज़ यही बोलता है, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं। ये चीज तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि तुम ये बोलो कि मेरा पैसा डूबेगा कि नहीं, क्योंकि तुमको नॉलेज यार इस चीज की, SFM वगैरह तुमने पढ़ा हुआ है, तुम CMA फाइनल में हो दोस्त, तुम इतने मैच्योर्ड हो कि मैं तुमको वो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, उस चीज़ को तुम समझोगे, है ना जी। ऐसे ही अपना रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, इसमें DLF हो गया, नाम सुना होगा, ठीक है, LNT हो गया, गोदरेज हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ये बहुत सारे जो कंपनीज है रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन कंपनीज में से कोई भी एक कंपनी उठा लो। आप जैसे अल्ट्राटेक उठाओगे ना तो साला 11,000 रुपये का शेयर है,
तो 11,000 रुपये देना पड़ेगा। इससे बेस्ट है छोटी कंपनी उठा लो, जिसका शेयर कम हो वो उठा लो। और नहीं इन्वेस्ट करना है मत करो इसमें। अपने पास 6 सेक्टर और है, 6 में से भी 2 में लगा दो, 1 में लगा दो, 3 में लगा दो। और हमेशा ध्यान रखना पूरा का पूरा पैसा, लेट से तुम 10,000 रुपीज तुम्हारे पास है ना, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी के एक शेयर में ही तुमने पूरा पैसा लगा दिया, नहीं ऐसा मत करना। मल्टीपल शेयर्स में लगाएंगे अपन, पैसे को तोड़ 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 के लगाएंगे, है ना। इस टाइप से लगे ना, अलग अलग जगह पैसा लगाना। ऐसा ना हो कि तुमने 10,000 रुपए के पूरे टीसीएस के शेयर्स ही खरीद के रखे हुए हैं। हो सकता है टीसीएस नहीं चला तो तुमको क्या करना है, कुछ टीसीएस खरीद लिया, कुछ अडानी ग्रीन खरीद लिया, कुछ सन फार्मा खरीद लिया। ऐसे करके क्या होगा, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाओगे ना, तो जरूरी नहीं है कि एक साथ अगर स्टॉक मार्केट पूरा डाउन जा रहा है, पूरा मार्केट अगर स्टॉक मार्केट पूरा डाउन है तो जरूरी नहीं सारे के सारे सेक्टर्स डाउन जा रहे हैं। कोरोना के टाइम की बात बताता हूँ, सारे सेक्टर्स डाउन थे, पूरे शेयर मार्केट की धज्जियां उड़ चुकी थी, है ना। लेकिन हमारा मेडिकल के जितने भी शेयर्स थे, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज के शेयर्स थे, वो ऊपर की तरफ ही जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे भाई वैक्सीन वगैरह बन रही थी। और अब हमारी वो क्या बोलते पैरासीटामोल बहुत बिक रही थी, बहुत बिक रही थी, बहुत अच्छा खासा उसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो जितने भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज के शेयर थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, क्योंकि भाई अच्छा खासा वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और बाकी सारे सेक्टर्स डाउन थे। तो अलग अलग सेक्टर में छोटा 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 अमाउंट तुम डाल सकते हो। तो ये चीज़ थी तुम्हारी स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय करने की स्ट्रेटेजी। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया। जो जितने भी सेक्टर्स है उसमें से टॉप टॉप एक एक कंपनी उठा लो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अब बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की, कि सर हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा, हमारा दिमाग नहीं चल पाता इतना। कोई दिक्कत नहीं है, अपन जाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स है। ये मैं एंजल वन से लेके आया था कि भाई अगर अपने को स्मॉल कैप्स में, देखो ये दे रखा हुआ है, अगर अपन स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं तो ये परसेंटेज दे रखा हुआ है, देखो 1 ईयर का रिटर्न दे रखा हुआ है कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है 23% का रिटर्न देता है, ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है 25% का देता है। हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 23 लिखा है तो एक्जैक्ट 23 दे, हो सकता है 20 भी दे, 21 भी दे, 22 भी दे, 23 भी दे। ये कंपनीज क्या करती हैं, स्मॉल कैप फंड और या फिर बोल सकते हो मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी म्यूचुअल फंड की कंपनी है क्या करती हैं, लाइक तुमने इन कंपनीज में 10,000 रुपये लगाया, तो ये इनके जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, तुमसे 10,000 लिया, मेरे से 10,000 लिया, ऐसे कर करके इकट्ठा एक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनीज में शेयर्स में पैसा लगाते हैं, और जो भी रिटर्न होता है इनका कमीशन वगैरह काट के आप तक आपका रिटर्न प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे एचडीएफसी 23% का इसने रिटर्न 1 साल में निकाल के देता है। तो अपने को 1 साल के लिए लगाना है दोस्त। ऐसा मत करना कि अपन जैसे तुम ना ये एंजल वन से लेके आया हूँ मैं, जैसे अब तुमने 1 साल के रिटर्न निकाले तो 23% है। अब यहीं पे अगर मैं 3 साल का रिटर्न निकालूंगा ना तो हो सकता है 17% रह जाए, 18% रह जाए। जितना लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाओगे ना तो इनके रिटर्न धीरे धीरे कम होते हैं। तो अपने को 1 साल के लिए लगाना है पैसा, 1 साल के लिए लगाएंगे, फिर से निकाल लेंगे, फिर से अपन दूसरे जो अपने को देखेगा जो ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो अपने को रिटर्न दे रहा है उसमें लगाएंगे। ऐसा करना, 1 साल के लिए लगाओ, फिर निकालना, फिर 1 साल बाद फिर लगाना, फिर निकालना, एक साल के लिए लगाना है अपने को, है ना जी। तो एचडीएफसी अपना 23% दे रहा है, क्वाइंट वाला 25 दे रहा है, निप्पॉन इंडिया 29 दे रहा है, ये 34 दे रहा है, इस कोटक 28 दे रहा है, ये 27 दे रहा है, ठीक है। और भी थे, है ना, स्मॉल कैप ये 27 है, 47। तो बंधन अपने को सबसे ज़्यादा दे रहा है, 27 दे रहा है। और कौन सा, हाँ ये चीज़ बंधन वाला। तो सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप फंड में तुम लगा सकते हो। मिनिमम अमाउंट देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, मिनिमम अमाउंट है 100 रुपये। मतलब तुम चाहो तो 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तुम चाहे वन टाइम पेमेंट दे दो इनको कि आज अपन ने 100 दे दिया, बात खत्म, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा कितना अपना रिटर्न दिख रहा है उसमें। या फिर तुम चाहो एसआईपी चालू कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने आपको 100 रुपये देना है। मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ कि भाई तुमने 100 रुपये इसमें लगा दिया, ठीक है, 100 रुपये इसमें लगा दिया एसबीआई वाले में, ठीक है, 100 रुपये इसमें लगा दिया, 100 इसमें लगा दिया, 100 इसमें लगा दिया। अब तो तुम्हारा रिस्क भी बहुत कम होगा और अलग अलग जगह तुमने पैसा लगाया हुआ है, अलग अलग कंपनीज में, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और ये जो म्यूचुअल फंड है और ये लोग भी अलग अलग शेयर्स में पैसा लगाएंगे, तो तुम्हारा पूरा जो पोर्टफोलियो है, तुम्हारी पूरी जो रिस्क है अलग अलग डाइवर्सिफाई होती चलेगी, जिसमें तुम्हारी रिस्क कम से कम रहेगी। कितना सिंपल फंडा है दोस्त। अब अगर तुमको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब पे चले जाना, एंजल वन पे कैसे अकाउंट बनाना है, या फिर आप स्टॉक पे कैसे अकाउंट बनाना है, ग्रो पे कैसे बनाना है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो यूट्यूब पे तुमको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी ना, तुम किसी में भी बना लो। और जो कमीशन वगैरह होता है, देखो अभी मत दिमाग लगाना कि कौन सा ब्रोकर कितना ज़्यादा पेमेंट ले रहा है। जैसे मैं काम करता हूँ अभी, आप स्टॉक में काम करता हूँ, ठीक है,
तो इसमें एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं है, और ग्रो में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टॉक में तुम बना सकते हो और ग्रो में बना सकते हो, है ना, दो में तुम बना लो, है ना। बाकी देखो कमीशन वगैरह में इतना दिमाग मत लगाना, क्योंकि तुम ऐसे बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, है ना। इनका क्या है, शायद 0.05% कमीशन कटता है या फिर 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट अपना नहीं कटने वाला। कि भाई तुम लाखों करोड़ों में अगर ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हारी लाखों करोड़ों में है, तब जाके ये तुमको दिखेगा कि यार मेरा इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, दूसरे ब्रोकर पर शिफ्ट करना है कि नहीं करना। तो अभी तुम मत दिमाग लगाना, ये भी मत डाउट रखना कि कौन सा, जैसे एंजल वन फायदेमंद है या फिर आप स्टॉक फायदेमंद है कि अपना शेर खान फायदेमंद है। जिसमें तुम्हारी इच्छा उसमें जाके बना लो, जो पोर्टफोलियो मतलब जिसके इंटरफेस से जो ऐप चलाने में सुविधा दिखती है उसमें बना के खत्म करो और चालू कर दो काम। और उसके बाद भी तुमको समझ नहीं आ रहा कि म्यूचुअल फंड में कैसे लगाना है, तो यूट्यूब पे लिखना कि जैसे आप स्टॉक तुमने डाउनलोड किया, तो आप स्टॉक का लिख देना कि आप स्टॉक में म्यूचुअल फंड कैसे बाई करें, तो वो दिखा देगा कैसे बाई करना। और जितने भी जो तुमको दिख रहे हैं, अब जैसे तुमने मान के चलो आप स्टॉक डाउनलोड किया और तुमको किस में लगाना है, निपॉन इंडिया में लगाना है, तो तुम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाना और सर्च करना निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो तुमको दिखा देगा। और उसमें दिखाएगा 29% या फिर 28%, 1-2% का ऊपर नीचे वेरिएशन में भी पॉसिबल दिखा सकता है। तो 28, 27, 29 इतना परसेंट का तुमको दिखाएगा, उसमें लगाना है तुम लगा सकते हो, इस टाइप से तुम लगा सकते हो, है ना। अब मैं मिड कैप की बात करता हूँ, ये तो हमारे स्मॉल कैप थे, तो कुछ अमाउंट तुम स्मॉल कैप में लगा दो, कुछ अमाउंट ये मिड कैप, ये मैं ये जो एंजल वन है ना उसके जो स्मॉल कैप मिड कैप वहाँ से मैं लेके आया हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, तो वो तुम्हारे सामने रख दिया, है ना। आसान नहीं रहती चीज़ों को समझने में। HDFC वाला अपने को 31% दे रहा है, क्वांट मिड कैप अपने को 22 दे रहा है। तो जो अपने को सबसे ज़्यादा दिखता है, ये देखो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, तो अपन इसमें अमाउंट लगा दो, थोड़ा सा अमाउंट, लाइक तुम्हारे पास अगर 5,000 रुपये है तो 1,000 रुपये इसमें लगा दो, ठीक है। और उसके बाद ये महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप है, तो इसमें लगा दो 1,000 रुपये, इस टाइप से तुम लगा सकते हो, ठीक है। और कहाँ लगा सकते हो, निपॉन इंडिया में लगा दो तुम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, इस टाइप से भी अगर तुम अपना पोर्टफोलियो बना लोगे, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। चलो यहाँ तक के लिए तुम्हें चीज़ें समझ आ गई भाई। ओवरऑल थोड़ा सा मैंने ज्ञान दिया कि बेटा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। ये आज के लेक्चर में हमारे चीज़ों से रिलेटेड हमारा जो बाहर का ज्ञान था वो यही तक का था। अब अपन आते हैं अपनी बुक पे, हमने कहाँ तक पढ़ा था, अब अपन वहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, है ना जी। चलो आ जाओ, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, थोड़ा सा मैं जूम मारता हूँ यहाँ पे, है ना। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार फटाफट से रीड कर लो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज और रन बिजनेस का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप along with any of it uncertainty in order to make profit, है ना। ये लाइन अपन ने पढ़ी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है भाई, धंधा चलाना है, बिजनेस चलाना है। उसके बाद वह एक डायनामिक और रिस्की प्रोसेस है, इट इज अ रिस्की प्रोसेस एंड डायनामिक प्रोसेस। तीसरी चीज एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। उसके बाद एमसीक्यू के लिए मैंने बताया था कि भाई की कॉन्सेप्ट्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, फिर है विजन और फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोला, की कॉन्सेप्ट्स क्या थे, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, विजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ओके ठीक है दोस्त। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे सामने कि भाई एंटरप्रेन्योर की स्किल्स क्या क्या होंगी, तो RIP राय, RIP राय, RIP राय, RIP राय क्या होता है, RIP राय, आर का मतलब होगा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी मेरे अंदर है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी मेरे अंदर है। दूसरी चीज इनोवेटिव स्किल्स, फिर है परसिवियरेंस, फिर R से क्या आएगा मेरा, आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर I से आएगा मेरा इमिटेशन, फिर आएगा मेरा अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, है ना जी। ये क्वेश्चंस मैंने तुमको कराए हुए थे। उसके बाद आई थिंक हाँ यहाँ से मेरे को कराना, थर्ड क्वेश्चन से मेरे को तुमको कराना है ना जी। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर्स, मुझे एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है। तो पहली चीज़ है खुद का बॉस बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। मुझे एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, मैं अपना स्टार्टअप क्यों चालू करूँ, मैं अपना नया बिजनेस चालू क्यों करूँ, व्हाई शुड आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, क्यों, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना, क्योंकि मैं दूसरे के अंडर में काम नहीं कर सकता, है ना जी। सिंपल है, जैसे बी देयर ओन बॉस, मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। दूसरी चीज है परस्यू देयर ओन आइडिया, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है कि भाई मुझे ये काम करना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विस मेरे को मार्केट में लाना है। खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे टीचिंग में आना था, मुझे जॉब नहीं करनी थी, सिंपल है, मैं आया खुद का बॉस बनने की कोशिश की, बनाऊँ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, सोते जागते खाते पीते सुबह दोपहर शाम, जब इच्छा है जब काम करता हूँ, नई इच्छा होती सो जाता हूँ,
अपना काम खुद अपने मर्जी का मालिक हूँ। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 से 5 का जॉब है तो मुझे 10 से 5 में साला काम ही करना पड़ेगा, नहीं करना, सिंपल, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत है सच नहीं है अपने पास, है ना। दूसरी चीज़ है परस्यू देयर ओन आइडिया। मेरा आइडिया था मुझे टीचिंग में आना है तो मैं टीचिंग में आया, फिर मैंने रिसर्च की, पेपर 20C कोई भी नहीं दे रहा है मार्केट में, मैं उतर गया, मैंने देना स्टार्ट किया, मैंने रिसर्च की उसके ऊपर, फिर बुक बनाई, बुक बना के एक मैंने बैच बना दिया ऑलरेडी, और फिर मैं नेक्स्ट बैच की तरफ आ गया, और फिर मैं इंग्लिश में भी लेना स्टार्ट किया जिससे मैं साउथ के स्टूडेंट को भी कवर कर सकूँ। तो खुद के आइडिया को परस्यू कर रहा हूँ। और फिर तीसरी चीज़ है परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। फाइनेंशियल रिवॉर्ड भाई पैसा तो मिलेगा ना यार, टीचिंग में पैसा है, एक बार आप चल जाओ तो टीचिंग में आपको पैसा मिलेगा, है ना। चलो तो 3 पॉइंट से वाई डू पीपल बिकम ऑन्टरप्रिनर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको लर्न करना है, स्टार मार्क करके रखो, लर्न, LEARN, लर्न करना है क्यों अपने को ऑन्टरप्रिनर बनना है। तो पहला जो पॉइंट है बी देयर ओन बॉस, खुद का बॉस बनना है, परस्यू देयर ओन आइडिया, खुद का आइडिया को परस्यू करना है, और तीसरा पॉइंट है परस्यू करना अपने को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पैसा पैसा पैसा, सिंपल है, तुम CMA कर रहे हो, करने के बाद क्या है, पैसा पैसा पैसा, है ना जी। चलो 3 पॉइंट्स थे, बी देयर ओन बॉस, ओन आइडिया और पैसा। ये थोड़ा सा निमोनिक यहाँ पे लिख लेना, तुम्हारे पास जो बुक जाएगी ना उसमें ये निमोनिक तुमको ऑलरेडी मिलेगा, तुमको मैं एडिट करके दिया हूँ, और एडिट होने के बाद आया होगा तुम्हारे पास जो भी बुक रहेगी, तो उसमें एक कीवर्ड के नाम से साइड में लिखा होगा, वो भी मैं दिखाता हूँ किस टाइप से दिखेगा। ये इस टाइप से दिखेगा, जो निमोनिक करके दिख रहा होगा ना ऐसा ही तुमको दिख रहा होगा कि ओन बॉस, ओन आइडिया और पैसा, 3 चीज ये कीवर्ड है ना जी। तो बी देयर ओन बॉस, ये हेडिंग तुमको लिखना है, इसके अंदर ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी होगी एग्जाम के अंदर कि मैनी एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बी देयर ओन बॉस बिकॉज दे हैव लॉन्ग टर्म एम्बिशन टू ओन देयर ओन फर्म और दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड ऑफ वर्किंग इन ट्रेडिशनल जॉब। सिंपल, क्या बोला, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स खुद का बॉस बनना चाहते हैं क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, उनकी इच्छा है कि उनकी खुद की फर्म हो। फर्म की जगह तुम लिख सकते हो ओन बिजनेस भी लिख सकते हो दोस्त, फर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओन बिजनेस लिख सकते हैं, फर्म को काट के बिजनेस लिख दो, BUSINESS। आई होप तुमको स्क्रीन पर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा जूम कर दे अपन, ठीक है, अब क्लियर होगा तुमको, है ना जी। चलो ठीक है जी, क्या बोला भाई, क्या बोला भाई, क्या बोला भाई, मैनी एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बी देयर ओन बॉस, खुद का बॉस बनना चाहते हैं और उनका लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, उनकी इच्छा है कि उनका खुद का बिजनेस हो, उनका खुद का ऑफिस हो, वो खुद की बॉस बने, और फ्रस्ट्रेटेड ऑफ वर्किंग इन ट्रेडिशनल जॉब्स, वो जॉब करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, ये पूरा हाईलाइट करके रख रहा हूँ येलो कलर से कि ये पूरी की पूरी लाइन याद करनी है, सिंपल लाइन है, थोड़ा बहुत चेंज करना, अगर करना हो तो 1-2 वर्ड ऊपर नीचे करना, बाकी पूरा का पूरा तुमको यही लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि भाई परस्यू देयर ओन आइडियाज, खुद का आइडिया है तो उसको परस्यू कर रहे हैं, तो पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू देयर ओन आइडियाज। बस इतना सा तुमको लिखना है, एक लाइन लिखना है, बाकी ये लाइन काटना है और ये वाली लाइन काट देना, कुछ भी मत लिखना, काट दो तुम, और तुमको याद करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं करना है मत करो, बस सफिशियंट है, अपने को एक लाइन लिखनी होगी कि भाई पीपल स्टार्ट करते हैं देयर ओन फर्म, फर्म की जगह तुम लिख सकते हो बिजनेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टू परस्यू देयर ओन आइडिया, ठीक है, बस इतना सा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक। चलो और अपन आगे का देखते हैं, आ जाओ। तीसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड, तो ये वाली लाइन लिखना है, ये ऊपर वाली काट देना, है ना जी, सिर्फ एक लाइन तुमको लिखना है कि पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू देयर फाइनेंशियल रिवॉर्ड। सिंपल है, फर्म की जगह तुम चाहो तो बिजनेस लिख सकते हो, पीपल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है टू परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड, पैसा, मनी, सिंपल, पैसा अर्न करने के लिए, है ना। कितना छोटा सा आंसर था, कितना सिंपल सा आंसर था, आई होप तुमको याद हो गया होगा, है ना जी। आगे बढ़ते हैं अब अपन, ठीक है। अब what are the 4 motivational for starting a business specified by JAM Adult Population Survey। JAM Adult Population Survey क्या था, तो JAM Adult करके मैं अभी तुमको दिखाता हूँ JAM Adult क्या चीज़ है, फिर अपन नीचे ऊपर बढ़ेंगे ना। आ जाओ, सबसे नीचे आओ, पेज नंबर 5 पर आ जाओ, पेज नंबर 5 पे आ जाओ, तुमको दिखेगा कौन सा वाला पढ़ना है अपने को। पेज नंबर 5 पे आओ और यहाँ पर देखो, ये देखो, जैम का मतलब है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर करके एक कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी अलग अलग देश के लोगों ने। जैम एक कमेटी थी जिसमें एक ज्वाइंट रिसर्च की गई थी। 112 कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स जितने भी थे, 112 कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर एक रिसर्च की गई थी। अलग अलग कंट्रीज की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के
सदस्य थे, मैं बोल सकता हूँ जैम करके कमेटी बनाई गई थी, अलग अलग देश की कमेटी के इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज के लोग थे वो मिलके उन्होंने क्या किया भाई, 112 देश के स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग के मतलब स्टार्टअप बोले तो 3 साल से कम और मतलब 3.5 साल से कम के जितने भी बिजनेसेस थे उसके ऊपर रिसर्च की गई कि समझा कि कैसे बिजनेस चलता है, वो कैसे मोटिवेटेड होते हैं, कैसे फंड अरेंज करते हैं, एक्सेट्रा 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 ब्ला 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 करके उन्होंने रिसर्च की गई। तो जैम याद रखना, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर क्या थी, एक रिसर्च थी, जॉइंट रिसर्च की गई थी, मतलब इसमें इन्होंने कमेटी बनाई और इन्होंने जैम करके इन्होंने एक क्या बोलते हैं रिसर्च की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। भाई इन्होंने मॉनिटर किया गया 112 कंट्रीज के एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर्स जितने थे 112 कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने रिसर्च किया गया, स्मॉल बिजनेसेस को रिसर्च किया गया। कौन से स्मॉल बिजनेसेस, ये वाली लाइन पढ़ना कि भाई ये पूरी पढ़ना, तुम क्या लिखा हुआ है कि जो 3.5 साल से कम का स्टार्टअप हुआ है, मतलब 3.5 साल से कम जिसने बिजनेस किया हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है नए नए बिजनेस, उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च की हुई है। तो वो रिसर्च से रिलेटेड इन्होंने अपनी कंटेंट में, अपनी बुक में कुछ ना कुछ डाला हुआ है, तो अपने को इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है कि 4 मोटिवेशंस बताए थे जैम एएसपी क्या बोलता, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, जैम जीईएम जैम और एएसपी। पहले नाम याद करो फिर मैं तुमको अंदर का कंटेंट बताऊंगा। जैम एएसपी, जैम बोले तो क्या, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, एएसपी बोले तो क्या, एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे। जैम एएसपी के अंदर कमेटी बनाई गई, 112 देश के जितने भी स्टार्टअप्स थे उनका सर्वे किया गया, उनका रिसर्च किया गया। तो इन्होंने जो जैम एएसपी करके है, इन्होंने 4 मोटिवेशन दिए हैं। क्या दिए दोस्त, इन्होंने 4 मोटिवेशंस दिए हैं। तो वो 4 मोटिवेशंस बता दो आप, क्या बताना है दोस्त, 4 मोटिवेशंस बता दो आप। तो पहला मोटिवेशन है जो इन्होंने रिसर्च की गई, इन्होंने मोटिवेशन दिया, क्या मोटिवेशन दिया कि अगर कोई भी स्टार्टअप चालू होता है, अगर कोई भी स्टार्टअप या फिर कोई भी बिजनेस चला रहा है, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया कि 4 कारणों से वो मोटिवेटेड रहते हैं। एक इंसान अगर बिजनेस चालू कर रहा है और बिजनेस चल रहा है तो 4 कारण से वह मोटिवेटेड रहता है, 4 कारण से वो बिजनेस चलाता है। सर ये मोटिवेशन क्यों चाहिए? मोटिवेशन बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि देख, स्टार्टिंग में अगर कोई भी तुम बिजनेस चालू करते हो नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है। लाइक कोई भी धंधा अगर मैंने चालू किया हुआ है तो नहीं चलता है स्टार्टिंग में, ये होता है। तुमने गुजराती लोगों का बात सुना है क्या कि किसी भी धंधे में 999 दिन दो, मतलब 3 साल किसी भी धंधे से बैठो और उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुमको कुछ रिटर्न देगा। 3 साल के बाद एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि 3 साल में वो अपना मार्केट जमा रहा है। कोई भी बिजनेस को 3 साल लगेगा मार्केट को जमाने में, मार्केट को समझने में, जो बंदा चला रहा है उसको भी चीज़ें समझने में, और वो भी चीज़ों की रिसर्च करता है। 3 साल लगेगा, आपका धंधा समझो कि 0 रिटर्न दे रहा है, उसके बाद आपको रिटर्न मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। तो वो जो 3 साल स्टार्टिंग के हैं वो बंदा कैसे मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि पर डे लगता है भाई रिवेन्यू आए, कस्टमर्स आए, मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरी सर्विसेज बिके, क्या कमी है, क्यों नहीं हो रहा, मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, फिर भी मार्केट मेरे से मतलब मेरे को नेगेटिव चीज़ क्यों मिल रही है। सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी होती है। तुम सीएमए की तैयारी कर रहे हो, फाइनल में हो, इंटर में हो, अगर कोई भी स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है, एक अटेम्प्ट दिया फेल हो गया, तो फिर वो कैसे उठेगा, कैसे वो मोटिवेटेड रहेगा। तो टीचर्स लोग तुमको मोटिवेट करेंगे, फैमिली वाले मोटिवेट करेंगे कि हाँ भाई तुम अगर मतलब इतना लड़ झगड़ के अगर तुम फाइनल तक आ गए और इतना आगे तुम आ गए हो, क्या तुम फेल होने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए आए थे? क्या नहीं आए थे ना, लड़ने के लिए आए थे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फाइनल को क्लियर करेंगे, है ना। ये चीज़ होती है, ये मोटिवेशन है तुम्हारे लिए। ऐसे ही कोई भी स्टार्टअप होता है जब नहीं चलता है इनिशियल स्टार्टिंग फेज में, तो वो कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, तो उन्होंने वो चीज़ बताया। क्या बताया उन्होंने? पहली चीज़ बोली कि टू मेक अ डिफरेंस इन दी वर्ल्ड। अगर मैं अपने स्टार्टअप चालू कर रहा हूँ और नहीं चल रहा है तो मैं कैसे मोटिवेटेड हूँ कि यार मुझे कुछ अलग करना है दुनिया से, मुझे कुछ अलग करना है, इसलिए मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, चलेगा। क्या 4 मोटिवेशन थे? पहला था टू मेक डिफरेंस इन दी वर्ल्ड, टू मेक डिफरेंस इन दी वर्ल्ड, मुझे कुछ अलग करना है। दूसरी चीज़ है टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम, मुझे पैसा अर्न करना है, मुझे पैसा अर्न करना है, आज नहीं आ रहा पैसा, कल आएगा, परसों आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा। तो अभी क्या डटे रहो मार्केट में, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। तो दो सेकंड मोटिवेशन क्या है? टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम, है ना। तीसरा मोटिवेशन क्या है? टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्केर्स। स्केर्स का मतलब लेस, कि भाई मुझे धंधा करना है क्योंकि जॉब से कोई भी मेरे को निकाल देगा। जॉब आजकल धीरे धीरे हो रही है क्योंकि एआई का जमाना आ रहा है, ऐसा मार्केट कहता है। अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, एआई का यूज कितना भी कर लो, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट या फिर सीएमए की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, रही थी
है ना, पहले भी रही थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी। तुम चाहे कितना भी एआई का यूज़ कर लेना, सीएस सीएस सीएमए, ये तीनों प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है ना जी, सिंपल है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्केर्स, मतलब जॉब बहुत कम होती जा रही है तो अपने को जीने के लिए पैसा चाहिए तो अपन बिजनेस में घुस जाओ, इस टाइप से। चौथा मोटिवेशन क्या है, टू कंटिन्यू अ फैमिली ट्रेडिशन, कि भाई पिताजी बिजनेस करते थे तो हमने भी बिजनेस में स्टार्ट, हम भी उसी बिजनेस में आ गए, तो इसलिए मोटिवेशन है कि भाई अपन चलो बिजनेस में घुस जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। तो 4 मोटिवेशन थे। याद कैसे करना है भाई, मैंने तुमको निमोनिक दिया, ये निमोनिक है, निमोनिक है कि कुछ अलग करना है। तो पहला है कि टू मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड, दूसरी चीज़ है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने मतलब कि क्या बोलेंगे, वेरी हाई इनकम, पैसा कमाने के लिए। फिर तीसरा है जॉब नहीं करना, बोले तो जॉब नहीं करना मतलब जॉब से रिलेटेड याद रखो कि टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्केर्स, जॉब कम है इसलिए। फिर चौथी चीज़ है फैमिली बिजनेस करेंगे, टू कंटिन्यू फैमिली ट्रेडिशन। तो निमोनिक याद करो, क्या लिखा है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। भाई अलग क्यों करना है, पैसे कमाने के लिए भाई, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और जॉब नहीं करना है, पप्पा का बिजनेस करना। क्या बोला, कुछ अलग करना है पैसे कमाने के लिए, जॉब नहीं करना, पप्पा का बिजनेस करना। कुछ अलग करना है पैसे कमाने के लिए, जॉब नहीं करना, पप्पा का बिजनेस करना। रिपीट कर मेरे दोस्त, जब भी तेरे को याद होगा। ऐसे ऐसे भोंदू बन के मत बैठ, ऐसे बैठा है, ऐसे मत कर, ढोकला इधर देख और रिपीट कर, है ना। कोई आसपास है, होने दे भाई, तू पढ़ाई कर रहा है, सीरियस होकर पढ़ाई कर, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा तुम मेरे को दो, मैं सब क्लास के अंदर करा दूंगा। इसको याद करना है, कुछ अलग करना है, दैट मीन्स टू मेक डिफरेंस इन दी वर्ल्ड, टू मेक डिफरेंस इन दी वर्ल्ड क्यों करना है, पैसे कमाने के लिए। टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ, टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ, टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम, टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम। याद कर, फटाफट रिपीट कर, टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ और हाई वेरी हाई इनकम, टू बिल्ड अ ग्रेट वेल्थ और वेरी हाई इनकम, दो चीज। तीसरी चीज है जॉब नहीं करना, जॉब से रिलेटेड क्या था, टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, जीने के लिए पैसा चाहिए, टू अर्न अ लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्केर्स, बिकॉज जॉब्स आर स्केर्स, स्केर्स की जगह लेस भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट, टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस, टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस, है ना। मेरे साथ रिपीट करना, मजा आएगा बातचीत करने में दोस्त, ऐसे बैठे मत रहना। और तुम चाहो एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैं चारों पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना, साइड में पॉज करो, लिखना स्टार्ट कर दो, थोड़ा 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 लिखना स्टार्ट करो कि टू मेक डिफरेंस, ठीक है, बिल्ड टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ ऐसा लिख दो, अर्न अ लिविंग, फिर कंटिन्यू फैमिली ट्रेडिशन, ऐसे लिखते भी चलोगे ना, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि तुम्हारे हाथ भी चल रहे हैं, तुम्हारा दिमाग भी चल रहा है मेरे को देख के, और तुम्हारा मुंह भी चल रहा है रिपीट करने के लिए, है ना जी। क्योंकि क्लास एक दिन खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्लास एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर हम रिवाइज कैसे करें, है ना जी, सर हम रिवाइज कैसे करें। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी तुम जितनी मेहनत कर सकते हो याद करने में कर लेना, बाद में याद करने में दिक्कत आएगी। कि तुम सोचो कि अभी अपन पढ़ लो, सर पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ऐसे बैठ के देखते रहो देखते रहो देखते रहो, जब पूरी बुक सर कंप्लीट करा देंगे फिर मैं याद करना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल मत करना दोस्त, तुम्हें फिर लगेगा कि याद कैसे करें। अभी से स्टार्ट कर, रिपीट कर, सब हो जाएगा। चलो ठीक है, ये 4 पॉइंट्स अपने को याद करने थे, याद करने थे, लर्न करना है, LEARN, लर्न करना है, याद रखो, है ना। चलो ये 4 चीज हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ कि कौन कौन से जैम ASP जो हमारी रिसर्च हुई थी उसने एंटरप्रेन्योर के फ्रेमवर्क दिए हुए थे, एंटरप्रेन्योरल फ्रेमवर्क कंडीशन, एंटरप्रेन्योरल फ्रेमवर्क कंडीशन, मतलब अगर तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर तुमको बिजनेस चालू करना है, तो पहले ये चीजें चेक कर लेना, ये फ्रेमवर्क में अपने आप को ढाल के देखना, अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछना, फिर तुम बिजनेस चालू करना। सर क्या क्या फ्रेमवर्क है, पहली चीज है तुमको फाइनेंस के बारे में सोच लेना कि मैं पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख लेना कि गवर्नमेंट उंगली तो नहीं कर रही है मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर कोई लाइसेंस वगैरह तो नहीं लेना। तीसरी चीज है एंटरप्रेन्योर के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी एक बार चेक कर लेना, जहां से अपने को आइडिया वगैरह मिल जाता है। एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, एजुकेशन तुम्हारी कितनी है, कोई भी चीज चालू करोगे, कोई भी चीज चालू करोगे तो तुम्हारे पास कितना ज्ञान है उस चीज को स्टार्ट करने के लिए। फिर R&D कितना, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है अपने पास। फिर कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कितना है। फिर ईज ऑफ एंट्री, क्या मैं मार्केट में जा सकता हूँ, जो धंधा मैं सोच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट जो सर्विस लेके मैं आ रहा हूँ, क्या वो मार्केट में उतार सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद है मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऑफिस है, फर्नीचर है, लोगों को बिठाने के लिए जगह है कि नहीं, खुद को बैठने के लिए मेरे पास ऑफिस है या नहीं है। फिर लास्ट में है सोशल एंड कल्चरल नॉर्म, कुछ ऐसे काम मत करना जिससे फैमिली या फिर जो हमारे कल्चर को इम्पैक्ट पड़े, लाइक कि तुम मंदिर के बाहर मीट बेचना स्टार्ट करो, बेटा पिट जाओगे, मैं ही मारूंगा तुमको, है ना। तो ऐसे अपने को गंदे काम नहीं करना। सोशल
सोसाइटी और कल्चर हमारा अलाउ करेगा हम वो ही काम करेंगे, है ना। तो तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये फ्रेमवर्क को एक बार चेक करना होगा। 9 चीजें हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, 9 चीजें हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क कंडीशन की 9 कंडीशंस एक बार चेक कर लेना बिजनेस चालू करने से पहले। तो क्या याद करना है दोस्त, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, मेरे को लगता है ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा तुमको, है ना। अभी एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ये 9 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या, फाइनेंस, भाई पैसा 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 पैसा, कि भाई फाइनेंस बोले तो पैसा है। तो ये साइड में मैंने निमोनिक लिखा हुआ है, तो निमोनिक के साथ में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है पैसा, पैसा है, हाँ जी अपने पास पैसा है, ठीक है अपन स्टार्ट कर लेंगे। पहले ये मेन पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, फिर अपन अंदर का कंटेंट पढ़ेंगे कि अपने को एग्जाम में क्या लिखना है और इस क्वेश्चन को लर्न करना है ना। तो पहला पॉइंट क्या भाई, पैसा। तो सबसे पहली चीज मैंने निमोनिक साइड में लिखा है पैसा, ये निमोनिक लिख लेना कि भाई पैसा है, हाँ जी मेरे पास पैसा है। फिर गवर्नमेंट नॉट अलाउइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैं दारू का ठेका स्टार्ट करने वाला हूँ, दारू बोले तो दारू का लिकर शॉप स्टार्ट करने वाला हूँ, इंग्लिश में इस चीज को बोलते हैं कि आई एम स्टार्टिंग अ लिकर शॉप। तो गवर्नमेंट मुझे लाइसेंस देगी कि नहीं, बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं जो मुझे लेने होंगे। अगर मैं फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि मैं इस एरिया में मेरी फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, प्लीज गवर्नमेंट मेरे को अलाउ करो, पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट दो, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट्स, है ना जी, या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एक बार चेक करो कि जो बिजनेस में चालू करने वाला हूँ गवर्नमेंट मेरे को अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैंने क्या पहला निमोनिक बनाया, हाँ जी पैसा है मेरे पास, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है बिजनेस चालू करने के लिए, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही बिजनेस चालू करने के लिए, अब क्या करूं। तो वो मेरा आइडिया फ्लॉप हो गया जो बिजनेस में करने वाला था। फिर मैं प्रोग्राम में चला गया, कौन से प्रोग्राम में, एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम में। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है और बिजनेस कोचेस भी होते हैं, बहुत सारे बिजनेस कोचेस होते हैं जो अपने को बताते हैं कि आप ये स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, है ना जी। तो मेरा निमोनिक क्या था, मेरे पास पैसा था तो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे को स्टार्ट नहीं करने दिया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं कहाँ गया भाई, एंटरप्रेन्योर के प्रोग्राम में गया कि अब मेरे को कोई आइडिया मिले, मैं नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। आइडिया मिला, आइडिया मिल गया, मैं प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम में मेरे को एजुकेशन मिला, प्रोग्राम में गया तो मुझे एजुकेशन मिला, समझ में आ गया कि अपन कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने उस पर आर&डी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। क्या किया मैंने, आर&डी करना स्टार्ट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया, आर&डी किया। उसके बाद मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। 2 बार इंफ्रास्ट्रक्चर आया है तो नीचे फिर से आओ, 2 बार इंफ्रास्ट्रक्चर आया तो ये वाला पॉइंट पढ़ना। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब 2 बार इंफ्रास्ट्रक्चर, तुमको दिख नहीं रहा होगा ये, देखो दिखाता हूँ, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वाला एक है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपन देखेंगे। फिर उसके बाद है मैं एंट्री किया, फिर मार्केट में मैंने एंट्री किया, मैंने मार्केट में एंट्री किया, मार्केट में एंट्री किया और मेरे को सोसाइटी वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया, है ना। एंट्री किया और फिर सोसाइटी वालों ने मेरे को अप्रिशिएट किया। मेरा कीवर्ड क्या था, सबसे पहले मेरा कीवर्ड था मेरे पास पैसा था, ठीक है भाई पैसा था, लेकिन गवर्नमेंट ने बिजनेस स्टार्ट नहीं करने दिया। फिर मैं प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम में मेरे को एजुकेशन मिला, एजुकेशन मिला तो उसके बाद मैंने आर&डी किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, आर&डी वगैरह करके उसके बाद मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मैंने लिया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 बार इंफ्रास्ट्रक्चर लेना था, ले लिया। फिर मार्केट में घुस गया, मैं एंट्री किया और उसका सोसाइटी ने मेरे को अप्रिशिएट किया। ये मेरे कीवर्ड, सॉरी निमोनिक थे, कीवर्ड बोल दिया, ये मेरे निमोनिक थे, है ना जी, ये मेरे निमोनिक थे। चलो आओ, अब अपन निमोनिक से अपन नॉर्मल अपनी इस पे आते कि सबसे पहले क्या था, पैसा। पैसा बोले तो फाइनेंस, पहला पॉइंट होगा मेरा फाइनेंस, दूसरा होगा मेरा गवर्नमेंट की पॉलिसी, फाइनेंस गवर्नमेंट की पॉलिसी। फिर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, तीसरा है मेरा एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम, चौथा है एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर को एजुकेशन, फिफ्थ है मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ है मेरा कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ईज ऑफ एंट्री, ईज ऑफ एंट्री, ईज ऑफ एंट्री, सब समझाऊंगा, पहले याद करा रहा हूँ। फिर है मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले क्या था मेरा कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मेरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लास्ट में है मेरा सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, लास्ट में है मेरा सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। प्लीज इसको एक बार रीड करो, जल्दी फटाफट इसको रीड करो, जल्दी से रीड करो मेरे दोस्त, रीड करो दोस्त, रीड करो दोस्त। ठीक है, तुमने रीड किया होगा, है ना। चलो तुमने इस चीज को रीड किया होगा। अब मैं बात करता हूँ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा। तो तुमको लिखना क्या है दोस्त, सिर्फ तुमको ये वाली लाइन लिखना है, ये वाली,
सिर्फ ये वाली, और ये पूरी काट देना, टेबल वेबल कुछ भी मत बनाना, डायरेक्ट लिखना फाइनेंस, उसके आगे ये नंबर 1 करके लिख देना कि आर दीज सफिशिएंट फंड्स फॉर न्यू स्टार्टअप, आर देयर सफिशिएंट फंड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या फिर फॉर स्टार्टिंग स्टार्टअप, सॉरी फॉर न्यू स्टार्टअप, ऐसे कुछ भी लिख देना चलेगा। एंड सेकंड पॉइंट पे लिखना एंड आर दोस फंड्स इजी टू एक्सेस। क्या बोला भाई, फाइनेंस लिखना है, फाइनेंस के आगे लिखना है तुमको कि आर देयर सफिशिएंट फंड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। फाइनेंस लिखना, उसके बाद तुमको डैश करके लिखना पहला पॉइंट कि आर देयर सफिशिएंट फंड टू स्टार्ट अ बिजनेस, और उसके आगे तुम लगा देना क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा पॉइंट नीचे लिखना है एंड दीज फंड्स आर इजी टू एक्सेस, क्या मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं। जैसे इन्वेस्टर ने मेरे को पैसा दिया, 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिया, लेकिन उसने कंडीशन लगाई कि 6 महीने के बाद तुम यूज करोगे इस पैसे को, क्योंकि मैं तुमको देखना चाहता हूं कि 6 महीने तुम अपना जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग तुम जो स्टार्ट कर रहे हो वो काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ईजी टू एक्सेस, जो पैसा मेरे पास है, जो पैसे जो फंड मैं यूज करने वाला हूं, क्या वो ईजी टू एक्सेस, इजीली मैं उसको आज यूज कर सकता हूं कि नहीं, तो ये तुमको खुद से सवाल पूछना है। फाइनेंस के अंदर ये लाइन लिखनी है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या लिखना है, डू दे प्रमोट एंड सपोर्ट स्टार्टअप और आर न्यू बिजनेस बर्डन, क्या बोला है, ये वाली तो काट देना, कुछ भी नहीं लिखना। सेकंड पॉइंट करके लिखना गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसके आगे 1 करके लिखना, फिर लिखना है कि डू दे प्रमोट एंड सपोर्ट स्टार्टअप, क्या गवर्नमेंट प्रमोट करती है और सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप को। लाइक गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करती है, सब्सिडी वाले लोन्स प्रोवाइड करती है कि भाई चलो तुम स्टार्टअप चालू कर रहे हो, नया बिजनेस चालू कर रहे हो, चलो ये लोन ले लो, चलो भाई ये लोन ले लो, है ना जी। तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है हमारे स्टार्टअप को, क्योंकि अपने को बहुत हेल्प मिलेगी अगर गवर्नमेंट अपने पीछे खड़े हो जाए और अपने लिए अगर सब्सिडी वाला लोन वगैरह देती है तो। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, और आर न्यू बिजनेस बर्डन, जो मैं नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे लिए बर्डन तो नहीं बना रही है गवर्नमेंट। भाई मैंने लिकर शॉप स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मेरे को क्या गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही है, लाइसेंस नहीं देगी तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा ना। तो वो पॉइंट अपने को खुद से पूछना है और वो अपने को एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन क्या था भाई, जैम एएसपी के एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क की कंडीशन क्या है, एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क की कंडीशन क्या है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या है अपने को, कि एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम आर क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल, जो एंटरप्रेन्योर के प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई तुम अगर नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो तुमको बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और नॉन गवर्नमेंट भी लाइक प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड करती है कि तुम अगर नया स्टार्टअप चालू करते हो तो तुमको ज्ञान देने के लिए कि कैसे सेल करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे ह्यूमंस को या फिर एम्प्लॉयज को ट्रीट करोगे और कैसे तुम हायर करोगे, है ना, कैसे तुम्हारी स्किल्स होनी चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या क्वालिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम लिखना, उसके आगे डैश करके लिखना आर क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल और नॉट, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा देना। क्या दोस्त, क्वेश्चन मार्क सारे क्वेश्चन में लगाना है ना जी। फिर एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, इसके अंदर क्या लिखना है, डू स्कूल्स इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज, डू कॉलेज ऑफर्स कोर्सेज इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या बोला कि एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, देखो अगर मान के चलो मैं मेरे स्कूल में ही, मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बालक हूँ, 9th क्लास 10th क्लास में हूँ, अगर मेरे स्कूल में ही बता दिया जाए कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, क्या बनना है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दिया जाए। दिल्ली में हमारे क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी, नाम क्या है उनका, सिसोदिया जी का नाम मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है मेरे को एग्जैक्ट उनका नाम, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अभी करेंटली हैं, सिसोदिया जी, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है मेरे को। उन्होंने क्या किया, जैसे अपना स्टार्टअप ये था, शार्क टैंक इंडिया था, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए पैसा देता था, अब सबने पता है कि शार्क टैंक इंडिया आया था। तो ऐसा ही दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स थे, जितने भी नहीं, शायद गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि आप आओ, बच्चों से बोला कि बच्चों आओ तो अपने आइडियाज बताओ कि तुम क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, करोगे, और तुम अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा लगा, तुम्हारा जो आइडिया अच्छा लगा, तो तुमको हम 5-5 हज़ार रुपए देंगे, स्टार्ट करो अपना बिजनेस। तो ऐसा दिल्ली के कॉलेजेस में हुआ, बच्चों को अच्छा खासा ज्ञान मिला, बिजनेस के बारे में समझ पाए वो लोग, सेल कैसे करना, मार्केटिंग कैसे करना, फंड कैसे उठाना, वो सब छोटी सी उम्र में, नन्हे मुन्ने से बालक
10th 12th के बालक उनको पता पड़ गया। तो वही चीज इन्होंने पूछा कि एंटरप्रेन्योर की एजुकेशन कैसी हुई है, कि उसका जो स्कूल है, कि लाइक अगर मैं हूं, अगर मेरे स्कूल में ये चीज हुई है तो मुझे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, छोटी सी उम्र में नन्ना मुन्ना सा बालक छोटी सी उम्र में मिल जाएगा। वही चीज उन्होंने कॉलेज के लिए डाल दिया कि भाई कॉलेज में ऐसा कुछ तुमको बताया था या फिर ऐसा कुछ प्रैक्टिकल तुमसे कराया गया था जिससे तुमको नॉलेज मिले, और अगर ऐसा कुछ नॉलेज मिलता है तो तुम डेफिनेटली आगे जाके चीज़ों को स्टार्टअप वगैरह चालू करोगे तो वो हेल्प करेगी तुमको ग्रो करने में। तो एजुकेशनल के बारे में इन्होंने क्या लिखना है कि एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, उसके आगे लिखना है डू स्कूल इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना। नीचे सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, डू कॉलेजेस ऑफर कोर्सेज इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। कोर्सेस बोले तो कॉलेज के अंदर या तो प्रैक्टिकली तुमको बताया हो या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज कि अगर तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है तो 30 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई बाहर का बंदा बुलाएंगे, ऐसा कुछ कोर्स टाइप का लॉन्च कर देंगे कि 30 डेज 40 डेज 50 डेज में तुमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, नाम तो सुना होगा विवेक बिंद्रादी, बड़ा बिजनेस करके उनका वो है कि अगर तुम बिजनेस चालू करते हो, स्टार्ट करते हो या फिर रन कर रहे हो तो तुमको सिखाएंगे ये करो वो करो ऐसा करो ऐसे ऐसे, वो भागते भागते तुमने वीडियोस देखी होंगी उनकी, है ना जी। तो वो सब चीज़ें चलती रहती है, ये चीज़ अपने को लिखना है। उसके बाद है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तुम अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करने वाले हो उस पर R&D करना ज़रूरी है दोस्त। मैं टीचिंग फील्ड में था जब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, मैं अपना बताता हूँ, मैंने GST पढ़ाया पहले 2019 की बात है, कोरोना के पहले की बात है। 2019 में मैंने GST पढ़ाया, 2020 में GST पढ़ाया। जब मेरा फाइनल के एग्जाम्स भी उस टाइम क्लैश कर रहे थे, उस टाइम पे है ना, फाइनल या इंटर के सॉरी CA इंटर के एग्जाम्स क्लैश कर रहे थे, तो फिर मैंने टीचिंग को साइड रखा, अपने एग्जाम पे फोकस किया, ठीक है। फिर मैंने क्या पढ़ा IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CA इंटर में IT होता था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता था जहाँ पे मेरे 61 मार्क्स आए हुए थे। उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा इंटरेस्ट बहुत था। बच्चे जनरली IT में फेल होते थे, CA इंटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बच्चा फेल होता था, और CA फाइनल में इसका करके ऐसे ही सब्जेक्ट होता था, इसका ISCA इसका करके सब्जेक्ट रहता था। इसका में क्या होता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ही चीज़ें थी, और पेपर में ऐसा होता है कि अगर तुमने बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी तो वो ना फेल करते ही थे, है ना। और बच्चा समझ नहीं पाता था क्या लिखना है कैसे लिखना है, कुछ अपने मन से भी लिखते थे और कुछ क्योंकि याद नहीं होती हैं, टेक्निकल टर्म्स इतनी थी उसमें याद ही नहीं होती थी। फाइनल में इसका के कारण बच्चा फेल होता था, और इंटर में IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण फेल होता था। साला 40 नंबर लाना मुश्किल होता था। वहां मैंने 61 मार्क्स लेके आया, और फिर मैंने यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डाल दी जो मैंने पढ़ा था, खुद के नोट्स वगैरह। तो मेरे को वहां से अंदर से आया टीचिंग करना चाहिए। फिर मैंने R&D किया, जब मेरे को लगा कि यार CA के अंदर GST में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, हर दूसरा टीचर GST पहले पढ़ाता है, मैंने GST बंद किया। फिर मैं आया CMA के अंदर, क्योंकि इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। मैंने R&D किया, मेरे को समझ आया कि अपन CMA के अंदर आते हैं। फिर मैंने इंटर का ऑडिट चालू किया, 100 पेज की बुक बना डाली। 100 पेज में से भाई पूरा तुम्हारा स्टडी मेट कवर्ड है, और अभी तक ये बुक तुम्हारे CMA इंटर में किसी ने नहीं बनाई हुई है। कलरफुल बुक थी मेरी, सब कुछ बहुत औसम था। जो कंटेंट तुमको लिखना है, लाइक 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो मेरी बुक से उठा के 4 मार्क में लिख देना, 4 आउट ऑफ 4 मिलना है। ये चीज़ मैंने की, बच्चों का अच्छा खासा रिजल्ट आया, तो उस पर भी मैंने वर्क किया। फिर मेरे को पता पड़ा कि भाई पेपर 20C कोई नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ एक मैम पढ़ा रहे थे, ऐश्वर्या मैम करके पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा अपन उतरते ना मार्केट में। तो ये मेरा R&D था। क्या था भाई, R&D था, और मैं अच्छे खासे लेवल पे आज आ चुका हूँ। पिछला बैच बहुत शानदार था दोस्त, जो मेरे को मोटिवेट करता है कि भाई कि इंग्लिश में भी मैंने लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बहुत मोटिवेट करती है ये चीज़ कि भाई अपन इस फील्ड में कर देंगे। तो ये मेरा R&D था। ऐसे ही अगर तुम कोई प्रोडक्ट कोई भी सर्विस स्टार्ट करते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तुमको करना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे तुमको R&D में यही चीज लिखना है कि कैन रिसर्च बी ट्रांसलेटेड इनटू न्यू बिजनेस। जो तुम्हारी रिसर्च तुमने की हुई है, क्या तुम उसको बिजनेस में ट्रांसलेट कर पाओगे। मेरे को पता था 20C की रिक्वायरमेंट मार्केट में है, तो मैंने क्या इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया। जी हाँ बिल्कुल किया मैंने। कोर्सेस लॉन्च किए, सबसे पहले बुक बनाई, बुक बनने में 5-6 महीना लगा। भाई कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पता ही नहीं होता साला लिखना क्या है ना जी। पेपर थ्योरेटिकल पेपर ऐसे आते हैं, हमें को कभी कभी समझ नहीं आता कि इतना सारा कंटेंट है स्टडी मैट के अंदर, पूरा बहुत कंटेंट भरा है। 400-450 पेजेस के अंदर तुम्हारी स्टडी मैट में बहुत सारा कंटेंट है, और बहुत सारी जगह एरर्स है, गलतियां भी दे रखी हुई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कि कहाँ गलतियां हैं, है ना। वो चीज़ है। तो तुम पहली चीज़ है, तो जहाँ पे गलती है स्टडी इंस्टीट्यूट की गलतियां हैं उसमें उलझती हो तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, जो मैंने देखा लास्ट अटेम्प्ट में। और प्लस दूसरी चीज़, कंटेंट इतना है थ्योरी का कि साला लिखना क्या है वो समझ नहीं आता। तो उन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और मैं मार्केट में बिजनेस बना के लेके आया इस चीज़ को, खुद का बताया मैंने, ठीक है। फिर है भाई कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं, लाइक भाई तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है या नहीं। मतलब
तुमने रेगिस्तान में अपना शॉप खोल के बैठ गए जहां पे कोई आता ही नहीं है और वहां पे कोई नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क बोले तो तुम किसी से बात नहीं कर सकते, जियो के टावर वगैरह अवेलेबल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहां पे तुम्हारा धंधा नहीं चल पाएगा। अपना एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैंने पेपर 20 निकाला, अगर मेरे पास आज यूट्यूब नहीं होता, अगर मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट नहीं होती, तो हो सकता है मैं नहीं बेच पाता। तो प्रॉपर तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं वो खुद से पूछना है ना। तो क्या लिखना है, आर दीज सफिशिएंट एंड अफोर्डेबल। कमर्शियल और प्रोफेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर अफोर्डेबल है और सफिशिएंट है कि नहीं, और है भी कि नहीं है, कि वो चीज अवेलेबल ही नहीं है ना, तो वो चीज भी ध्यान रखना है। ओके उसके बाद ईज ऑफ एंट्री। ईज ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि आप किसी मार्केट में कितनी आसानी से घुस पाते हो। लाइक मैं जीएसटी अगर पढ़ाता तो मैं इस लेवल पे आज नहीं आ पाता। ईज ऑफ एंट्री नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है भाई। सीए में देखो, सीएस में देखो, सीएमए में देखो, तुम यूट्यूब पे जीएसटी लिख देना बस, 1 लाख वीडियोस आ जाएंगे यूट्यूब पर। तो ईज ऑफ एंट्री, उस मार्केट में घुसना बहुत टफ था और अपना नाम बनाना बहुत टफ था, है ना। तो ईज ऑफ एंट्री, मार्केट में अपने को देखना है कि इजीली हम मार्केट में घुस पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके अंदर क्या लिखना है, आर मार्केट फ्री और ओपन एंड ग्रोइंग। मार्केट फ्री है घुसने के लिए, ओपन है और ग्रो करने वाला है कि नहीं। डू रेगुलेशंस एनकरेज और रिस्ट्रिक्ट एंट्री। मतलब रेगुलेशंस बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है वो अपने को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नए मार्केट में जाने के लिए। तो ये चीज भी अपने को लिखना है। फिर अगला है भाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बोले तो मेरे पास ऑफिस वगैरह है कि नहीं है। इज दिस सफिशिएंट एंड अफोर्डेबल, इतनी सी लाइन लिखनी है, दैट्स इट, है ना, आपका काम हो जाएगा। लास्ट वन है सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। क्या लिखना है, डज कल्चर एनकरेज एंड सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब तुम्हारा जो कल्चर है या फिर तुम्हारी सोसाइटी है या फिर तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अलाउ कर रहे हैं कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो और तुम आगे बढ़ो। बहुत सारी जगह क्या होता है, वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता कि तुम घर से बाहर भी निकलो। आज भी ये बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस में ये चीज़ है कि तुम वुमेन्स को अलाउ ही नहीं कर रहे हो कि वो बाहर निकले, किसी से बात भी करे, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, है ना। तो ये कल्चर तुम्हारा अलाउ तो नहीं कर रहा है। एक बार तुम देख लो कि तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो लेकिन तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी फैमिली बोल अलाउ ही नहीं कर रही है कि तुम काम करो काम करो काम करो, कि चुपचाप तुमको यहीं बैठना है, तुमको रोटियां बनाना है, तुमको कुछ भी नहीं करना है। तो एक बार देखो, है ना। और छोटे छोटे, अब तो ये सोच थोड़ी सी हट चुकी है वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, कि तुम सिर्फ छोटे से विलेज में बैठे रहो, खाना बनाओ, बैठे रहो, कुछ भी मत करो। छोटे छोटे विलेजेस से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप निकल के आ रहे हैं, है ना। तो सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स भी अपने को देखना होगा। इसमें क्या लिखना है, डज कल्चर एनकरेज एंड सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योरशिप। आपका जो कल्चर है एनकरेज करे, आपको मोटिवेट करे कि भाई कोई वुमन है कुछ अच्छा बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है तो उसको मोटिवेट करे, उसकी फैमिली, उसके आसपास के लोग, उसका कल्चर, है ना। ऐसा नहीं हो कि उसको डिमोटिवेट करे। ठीक है, चलो ये हमारे 9 पॉइंट्स थे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फाइनेंस याद करो फटाफट। फाइनेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कमर्शियल एंड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ एंट्री, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कल्चरल नॉर्म्स। सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, दैट्स इट। ये हमारा हो चुका है एक क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप तुम बनना चाहते हो, तुम अपना धंधा चालू करना चाहते हो, क्या क्या बैरियर्स आते हैं। पहला है भाई मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर। दूसरा आएगा मेरा अदर बैरियर, मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर। दूसरा आएगा अदर बैरियर, मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर। दूसरा है अदर बैरियर। मेंटल बैरियर के अंदर क्या चीज आने वाली है मेरे दोस्त। मेंटल बैरियर का मतलब होता है कि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। मैं तुमको पहले पढ़ाता हूं कि क्या लिखना है फिर समझाऊंगा। मेंटल बैरियर बोले तो नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, मुझे धंधा नहीं करना, इच्छा ही नहीं होती। दूसरी चीज है लैक ऑफ टेकिंग डिसीजंस टू स्टार्ट न्यू वेंचर, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, बहुत सारा ज्ञान मैं बीच बीच में दूंगा तुमको और इधर उधर का ज्ञान दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 60 आवर्स इनफ है तुमको पढ़ाने के लिए, तुमको चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए, है ना। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना मैं पढ़ता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, बुक वगैरह इधर उधर की, बाहर की चीज़ें, स्टार्टअप्स की न्यूज़ और शेयर मार्केट की न्यूज़, इधर की न्यूज़ उधर की न्यूज़, जितना मैं अपना दे सकता हूँ 60 आवर्स के अंदर टोटली सब कुछ दे दूंगा। ऐसा मत सोचना कि बीच बीच में मैं ज्ञान देने आ जाता हूँ। जैसे अभी मैं लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन है तो इसके ऊपर कुछ चीज़ बोल दिया, तुम्हारे सीएमए फाइनल के रिजल्ट के रिलेटेड चीज़ें बोल दी, तुमको मोटिवेट कर दिया बीच में, या फिर स्टार्टिंग में मैंने शेयर मार्केट का कुछ बता दिया, या फिर स्टार्टिंग में केस स्टडी बता दी। तो मेरे दोस्त इतना मैं तुमको कह रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 60 आवर्स चाहिए, 60 घंटे में तुम्हारा पूरा कोर्स डन करवा दूंगा। और नहीं करना है 60 आवर्स के अंदर अंदर तो मेरे दोस्त, मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, 35 घंटे में करा दिया मैंने।
उसमें मैंने एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ, पूरा स्टडी मैट से रिलेटेड जो भी है सब करा दिया, आसानी से तुम पास भी हो जाओगे। बट मेरा 60 आवर्स के बैच का मोटिव सिर्फ क्या नहीं है कि सिर्फ मैं स्टडी मैट ही कर रहा हूँ। मेरा मोटिव है साला तुम ओवरऑल डेवलपमेंट की चीज़ें तो लो। अगर तुम पेपर 20C पढ़ रहे हो, उसके साथ मैं तुमसे 2 साल 1 साल 3 साल बड़ा हूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँगा। मैंने मोस्टली, मैं टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने मार्केट में चीज़ें देखा है कि यार तुम अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्टिव नॉलेज तुमको दे दी जाती है, बाहर का ज्ञान नहीं दिया जाता। तो पेपर 20C एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए भी है और मेरे लिए भी है कि मैं कम टाइम में चीज़ों को तो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बाहर की चीज़ें भी तुमको दूंगा, बाहर की नॉलेज भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और डेफिनेटली यार तुम इस बैच से तुम पास तो हो जाओगे, ये तो गारंटी है कि तुम पास हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होगा कि तुम पास हो जाओगे। लेकिन ओवरऑल जो तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तुमको क्या रोड मैप चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक अच्छे डिसीजन मेकिंग तुमको मैं बना के रखूंगा कि अच्छा डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, उस लेवल पर बना के छोड़ दूंगा मैं, है ना जी। कि एक सीएमए बन रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक वो क्वालिटी होना चाहिए सीएमए वाली। ऐसा नहीं हो कि तुम साला सीएमए तो बन गए लेकिन हमको नॉलेज ही नहीं है चीज़ों की, है ना। वो चीज़ मैं करके नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं बीच बीच में तुमको ज्ञान भी दूंगा। और डेफिनेटली 60 घंटा इनफ है, मुझे सिर्फ 60 आवर्स दे देना बस, दैट्स इट। मैं करवा दूंगा, पूरा कोर्स याद भी करा दूंगा, लिखा लिखा के भी करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, है ना जी। तो ऐसा मत सोचना बीच बीच में ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे पता है कंटेंट कितने घंटे का है और क्या चीज़ देनी है, पूरा शेड्यूल मेरे पास लिखा रखा है कि कब कितने आवर्स में तुम्हारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट कराना है ना जी। चलो आओ, मेरा मेंटल बैरियर क्या चीज़ है। मेरा मेंटल बैरियर है, पहली चीज़ है कि मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरा है लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट न्यू वेंचर, मैं नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। चौथा है डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। बस ये 4 पॉइंट्स लिखना है। क्या बोला है? 4 पॉइंट्स। हमारा क्वेश्चन क्या था? बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इस क्वेश्चन को लर्न करना है, स्टार मार्क करो। देखो मेरे दोस्त, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, स्टार मार्क करते चले जाना। आखिरी में आके मैं तुमसे बोलूंगा बेटा जितने स्टार वाले क्वेश्चन है रट लो, रट लो, क्योंकि इन्हीं में से बनने वाले। तो अभी से प्लीज स्टार वाले क्वेश्चंस मार्क करके रखना। तो क्या है मेरा बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप? मैं एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, क्या क्या दिक्कत है? पहला है भाई मेंटल बैरियर, मेरे दिमागी कीड़ा। मेंटल बैरियर बोले तो नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, मेरा मन ही नहीं होता यार बिजनेस करने का, मेरा मन नहीं होता है क्लासेस को लेने का, तो साला मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। दूसरी चीज है लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट न्यू वेंचर। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अब मैं सोच भी रहा हूँ कि नया वेंचर स्टार्ट करना है, नया धंधा चालू करना, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं करूंगा कैसे? नहीं कर पाऊंगा। फिर तीसरी चीज है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मैं बिजनेस चला लूंगा कि नहीं चला पाऊंगा। मोस्टली चीज मैं बताऊं, बिजनेस चलते हैं तुम्हारे पॉजिटिव माइंडसेट के कारण, कि तुमको लगता है हम कर लेंगे तो तुम कर लोगे। मैं सीएमए की बात करता हूं, तुम सीएमए फाइनल में हो, अगर तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव है कि यार कैसे पास होंगे, हम पास नहीं हो पाए, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो तुम अभी यहां तक नहीं आते मेरे दोस्त। अगर तुम 12th में भी सोचते सीएमए बहुत टफ है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो बेटा तुम यहाँ तक नहीं आ पाते आज। सिंपल है ना। तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस था, तुम्हारी फैमिली के अंदर कॉन्फिडेंस था कि तुम कर लोगे, तो तुमने यहाँ तक तुम पहुंचे हो। और मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम यहाँ तक आए हो ना मेरे दोस्त, फाइनली भी क्लियर करके रहोगे। बस तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज बोली जाती है, अगर तुम यूनिवर्स में पॉजिटिव चीज फेंक के मारते हो तो यूनिवर्स भी तुमको पॉजिटिव चीज रिफ्लेक्ट करके देता है ना। तुम्हारे मन में अगर नेगेटिव चीज अगर तुम यूनिवर्स में डालोगे कि मेरे से नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा दोस्त। पॉजिटिव रहे, यूनिवर्स भी पॉजिटिव करेगा। तुम भगवान को पॉजिटिविटी दो कि भगवान मैं निकाल लूंगा, कर लूंगा, हो जाएगा हो जाएगा, भगवान भी तुमको बेटा पास कर देगा, है ना। तो यहीं पे बोला है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। मेरे को बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरा मेंटल बैरियर है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला है डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं फैमिली से पूछा पप्पा पप्पा मेरे को बिजनेस करना है, पप्पा ने एक झापड़ दिया, नहीं करना, चुप बैठ जॉब पे जा। तो ये क्या मेंटल बैरियर है, मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़ है, मैंने फ्रेंड्स से पूछा, दोस्त से जाके पूछा कि भाई मैं सीए बन चुका हूँ, मैं जॉब करूँ या फिर प्रैक्टिस करूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। दोस्त ने बोला भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस मत कर, कुछ भी नहीं है, तू जॉब कर। उसको क्या पता मेरी पोटेंशियल क्या है। और मैंने पूछा कि भाई टीचिंग कर लूँ क्या, उसने बोला मत कर मत कर। उसको क्या पता साला मेरे अंदर क्या है, तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं बता सकता। तो वो चीज एक मेंटल बैरियर है। तो अपने को लिखना क्या है, बैरियर्स के अंदर लिखना पहला मेंटल बैरियर, ठीक है, उसके अंदर 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या है कि नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, या फिर लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। वेंचर की जगह तुम बिजनेस भी लिख सकते हो। तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। चौथा है डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स। याद रख मेरे दोस्त,
मेंटल बैरियर, उसके अंदर 4 पॉइंट्स लिखना है, बाकी कोई कंटेंट नहीं लिखना है। दिखा देता हूँ तुमको, ये जो लिखा हुआ है सब काट देना, ये पूरा काट देना, ये भी काट देना, ये भी काट देना, ये भी काट देना, ये भी काटना, ये भी काटना। जो सिर्फ येलो कलर से लिखा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, वो ही सिर्फ तुमको लिखना है एग्जाम में, बाकी कुछ भी नहीं लिखना। मेंटल वेरियर याद कर 4 पॉइंट फटाफट। नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ बिजनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ बिजनेस, डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है मेरे दोस्त, चलो एक चीज याद हुई। अब अदर बैरियर्स की तरफ जाता हूं। अदर बैरियर्स में अपने को क्या याद करना है? अदर बैरियर्स, लैक ऑफ मार्केट की नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल या फिर सीड कैपिटल बोल सकता हूं, लैक ऑफ मोटिवेशन और लीगल कॉन्स्टेंट और रेगुलेशंस। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, पहली चीज, मैं कोई भी चीज स्टार्ट करने वाला हूं, मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है, कैसे मैं मार्केट में उतरूंगा, कैसे मार्केट में अपने को चलाना, एक चीज। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, मेरे को नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनती है, वो सब चीजें, तो इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया बिजनेस। तीसरी चीज है लैक ऑफ सीड कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को स्टार्टिंग में पैसा की रिक्वायरमेंट होता है। लाइक मेरे को बुक को प्रिंट कराना था, तो वो मेरे लिए सीड कैपिटल है कि भाई बुक को प्रिंट कराना है, लाइक, तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बुक्स को कभी प्रिंट नहीं करा पाऊंगा, तो सीड कैपिटल नहीं है। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही नहीं है मेरे अंदर। लीगल कॉन्स्टेंट है या फिर रेगुलेशन है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है या फिर गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह नहीं दे रही है बिजनेस को चालू करने के लिए। तो ये मेंटल बैरियर, अदर बैरियर। ठीक है, अदर बैरियर के अंदर 5 चीजें आने वाली हैं। मार्केट की नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, वर्किंग कैपिटल, मोटिवेशन, लीगल कॉन्स्टेंट एंड रेगुलेशन। याद करो, फटाफट याद करो, फटाफट। मेंटल बैरियर और अदर बैरियर। मेंटल बैरियर के अंदर 4 चीज थी, क्या क्या चीज थी भाई? नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस, दूसरी चीज है लैक ऑफ टेकिंग डिसीजंस, तीसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, चौथा है डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स। फिर अदर बैरियर्स, अदर बैरियर्स में क्या था? मार्केट की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लीगल कॉन्स्टेंट है, लीगल कॉन्स्टेंट मतलब रोका जा रहा है मेरे को, और रेगुलेशंस ऐसे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिजनेस। ठीक है दोस्त, ये अपना अगला क्वेश्चन तैयार हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। आज अपन कितने क्वेश्चंस करेंगे? चलो ये चैप्टर तो मैं निपटा दूंगा आज। आज अपन ये चैप्टर निपटाएंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले रहा हूं मैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आओ, व्हाट आर द रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर। ये भी स्टार क्वेश्चन है, याद करना है। स्टार क्वेश्चन, लर्न। ठीक है, क्या क्या रिस्क है एंटरप्रेन्योर को? रिस्क क्या क्या है? पहला है फाउंडर की रिस्क, दूसरा प्रोडक्ट की रिस्क, तीसरा मार्केट की रिस्क, चौथा है कंपटीशन की रिस्क, 5 है सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्क। क्या क्या है मेरे दोस्त? 5 प्रकार की रिस्क है। 5 प्रकार की रिस्क है एंटरप्रेन्योर के लिए। 5 प्रकार की रिस्क है। फाउंडर की रिस्क है, प्रोडक्ट की रिस्क है, मार्केट की रिस्क है, कंपटीशन की रिस्क है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्क है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्क है। क्या है? फाउंडर की रिस्क है। फाउंडर की रिस्क का मतलब क्या है? मेरे पास पैसा तो खूब है, मैं नया बिजनेस चालू करने वाला हूं, आइडिया नहीं है दिमाग में। फाउंडर का क्या मतलब होता है दोस्त? फाउंडर का मतलब वो होता है जिसके पास आइडिया है कि लेट्स से मैं हूं एक फाउंडर, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे टीचिंग चालू करनी है, मैं फाउंडर बन जाऊंगा मेरी कंपनी का और मैं चालू कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ देखूं कि मैं एक मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं, मैं डब्बू इंसान हूं, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन यार क्या चालू करें समझ नहीं आ रहा, क्या चालू करें समझ नहीं आ रहा, क्या चालू करें समझ नहीं आ रहा। तो मेरे पास फाउंडर नहीं मिल रहा है कोई, मेरे पास आइडिया नहीं है और मेरे पास कोई फाउंडर नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि कोई बंदा आए, ठीक है, जो आइडिया लेके आए उसके बिजनेस में मैं वो आइडिया लेके आए और मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं और वो आइडिया सक्सेसफुल करके दे, मतलब सामने वाला कोई मेरे को फाउंडर मिल जाए। तो यहाँ पे बोला फाउंडर की रिस्क है कि मुझे फाउंडर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है भाई प्रोडक्ट की रिस्क है। प्रोडक्ट की रिस्क का मतलब क्या है कि मेरे को पता है कि यार कार का इंजन कैसे बनता है, तो मैंने इंजन वगैरह बना दिया। अब लेकिन मेरे को नहीं आता स्टेयरिंग कैसे बनती है, व्हील्स कैसे बनते हैं, शीट कैसे बनता है, तो अब मैं रिक्रूट नहीं कर पा रहा हूँ मेरे साथ वाले इंजीनियर्स को या फिर आसपास के लोगों को। मतलब मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट या फिर आधा अधूरा प्रोडक्ट बना दिया। लाइक मैंने फोन है तो फोन के मैंने डिस्प्ले तो मैंने बना दी लेकिन अंदर का कंटेंट मेरे को बनाना नहीं आ रहा। तो ये प्रोडक्ट की रिस्क है कि मेरा आधा अधूरा प्रोडक्ट बन गया लेकिन मैं पूरा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल ये बोल सकता हूँ कि मैंने आइडिया तो सोच लिया, फाउंडर तो मिल गया कि मैं ही फाउंडर हूँ, चलो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बना नहीं पा रहा मैं। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा मार्केट की रिस्क है कि मैं मार्केट कहाँ है मेरा, कहाँ बेचूंगा मैं अपने प्रोडक्ट को। अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाया तो ये मार्केट कहाँ है, मार्केट मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्केट में घुस पाऊंगा या नहीं घुस पाऊंगा। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ खुद का,
10 साल पहले की बात करता हूँ, अगर मैं 10 साल पहले से ये बन गया होता और पेपर 20 आता तो डेफिनेटली मैं आई डोंट नो मैं पढ़ा पाता कि नहीं पढ़ा पाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, यूट्यूब नहीं था, मेरे पास वेबसाइट नहीं थी। 10 साल पहले ये सब चीज़ नहीं चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। और कोई भी नया टीचर मार्केट में आता है, बहुत दिक्कत आती है। जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो क्लासेस होती है ना, रिक्रूट नहीं करती हैं टीचर्स को। छोटे छोटे और नए नए जो टीचर्स होते हैं ना हमारे जैसे, कभी रिक्रूट नहीं करती, भले तुम कैसा भी क्वालिटी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इनिशियल में बहुत सफर करना रहता है। सिंपल है। तो मेरे को मार्केट में ऐसा भटकना नहीं पड़ा। मेरे पास मार्केट कैसे मिला? यूट्यूब के थ्रू मिल गया, वेबसाइट के थ्रू मिल गया, है ना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के उस चैनल्स के थ्रू अपने को मिल जाता है। तो मार्केट की रिस्क वो अपनी खत्म हो गई थी टीचिंग में, है ना। फिर अपना आता है कंपटीशन की रिस्क है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सॉरी, है ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में होते हैं। चल पाया प्रोडक्ट, नहीं चल पाया, तो वो भी एक रिस्क है। फिर सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क, भाई मैं सेल जनरेट नहीं कर पाता, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ऐसे चलता है, ये चीज़ है, इसका ये यूज़ है, ये कस्टमर को अपने को वैल्यू बताना कि बेटा ये जो प्रोडक्ट है इसकी बहुत वैल्यू तेरे जीवन में, और तू इसको खरीद ले, तब जाके तुम उसको खरीदोगे। तो मैं सेल एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो एग्जीक्यूशन की वो रिस्क है। 5 तरीके की रिस्क होती है, इसको मैंने एक निमोनिक के थ्रू बताया हुआ है। PMCSF मतलब पीएम बोले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, CS का कोर्स करने गए, कहाँ से गए? फरीदाबाद से गए। ये हमारा निमोनिक है। पीएम सर बोले तो प्राइम मिनिस्टर सर, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर सर CS का कोर्स करने गए। CS पता है ना, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने गए, कहाँ से? फरीदाबाद से। P से होगा मेरा प्रोडक्ट की रिस्क, पहली चीज। P से मेरा प्रोडक्ट की रिस्क, M से होगा मेरा मार्केट की रिस्क, फिर C से होगा मेरा कंपटीशन की रिस्क, S से होगा मेरा सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क, और F से मेरा फाउंडेशन की रिस्क। ओके, तो ये 5 तुमको याद करना है, PMCS और F, PMCS और F, ठीक है। फाउंडर की रिस्क के अंदर ये पूरा का पूरा तुमको लिखना है, एक एक पूरी की पूरी तुमको लाइन तुमको लिखनी है। मैंने समझा दिया, प्लीज इसको रीड जरूर कर लेना, है ना। ये पूरी की पूरी लाइन तुमको लिखना है, एक एक लाइन है, कुछ भी नहीं है ना, एक एक लाइन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रीड करना है, याद करना है, लिखना है ना। 5 रिस्क होती है। P से बोले प्रोडक्ट की रिस्क, M से बोले तो मार्केट की रिस्क, C से बोले कंपटीशन की रिस्क, S से बोले सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क, F से बोलूंगा मैं फाउंडेशन की, फाउंडर की रिस्क, है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। व्हाट आर द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप? मुझे बिजनेस चालू करना है दोस्त, लर्न करना है इस क्वेश्चन को भी। मुझे बिजनेस चालू करना है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी? मुझे अपना स्टार्टअप चालू करना है, उसकी क्या प्रोसेस होगी? तो तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट भाई? कि अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या स्टेप्स हैं? 6 स्टेप तुमको फॉलो करना है, तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, है ना। पहली क्या स्टेप है भाई? जनरेट एन आइडिया। तेरे दिमाग में आइडिया होना चाहिए, तेरे दिमाग में आइडिया होना चाहिए। जनरेट एन आइडिया, जनरेट एन आइडिया। दूसरी चीज है उसके ऊपर रिसर्च करो, डू सम मार्केट रिसर्च, सेकंड पॉइंट। तीसरा स्टेप, प्लान बनाओ। रिसर्च किया, उसके बाद मेकअप प्लान, फिर अरेंज योर फाइनेंस। प्लान बनाना है कैसे अपन मार्केट में उतरेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा। फिर चौथा पॉइंट क्या भाई? अरेंज योर फाइनेंस। पैसे की जुगाड़ तो कर, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर अपना आइडिया को बिजनेस अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचने के लिए पैसा की जरूरत है, ठीक है। अरेंज योर फाइनेंस। पांचवा पॉइंट क्या है? डू दी लीगल फॉर्मेलिटीज। जब तुम मार्केट में उतरोगे तो तुम कैसे उतरोगे? गवर्नमेंट का लाइसेंस वगैरह लगेगा कि नहीं, कुछ गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं कि नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है? मार्केटिंग कर दो। उतर गए मार्केट में, फिर तुम मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या भाई? जनरेट एन आइडिया, यू हैव टू जनरेट एन आइडिया। अब ये जो अंदर की चीजें हैं ना, तुम अपनी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हो या फिर ये जो लिखा हुआ है वो लिख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। पूरी बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक जगह तुमको बताऊंगा दोस्त कि कहाँ पे तुम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो और कहाँ पे तुमको स्पेसिफिक जो भी चीज लिखना है वो लिखना पड़ेगा। तो पहली चीज है जनरेट एन आइडिया, सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर पीपल और क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट फिल्स द नीड। एक आइडिया जनरेट करो कि मैं क्या ऐसा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ऐसा कुछ आइडिया बनाओ जिससे उसको अपन बिजनेस में उतार सके। फिर दूसरी चीज उसके ऊपर रिसर्च करो कि मार्केट में मैंने जो सोचा है वो और कोई बंदा दे रहा है या नहीं दे रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं तुमको, एक बंदा स्टेशन पे बैठा हुआ था, स्टेशन पे, ठीक है। अब उसने देखा, ये 50 साल पुरानी बात है और पुरानी भी होगी, आई डोंट नो, है ना। उस व्यक्ति ने सोचा कि बैग लेके जाते ना जो कुली लोग होते हैं,
है ना। तो बैग लेके जाते हैं, या फिर अपन लोग भी होता है बैग को क्या होता है कि हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं, या फिर कंधे पे टांगते हैं, फिर पीछे बैग टांग के जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा यार अपन इतना वेट लेके क्यों जा रहे हैं, क्यों ना अपन इसके नीचे पहिए लगा दे, ट्रॉली बैग्स, छोटे छोटे पहिए, फिर व्हील्स लगा देते, लोग धड़काते हुए ले जाएंगे। उस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आइडिया, और इससे क्या होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि भाई इंसान को बोझ थोड़ी ना ले जाना भाई, आप धड़काते हुए लेके जाओ, अच्छा रहेगा, है ना। अपने ऊपर कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैग्स को व्हील लगा दो बैग के अंदर, ट्रॉली बैग बन गया, उसको ले जाओ आराम से चले जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम थी लोगों के साथ, तो उसने सॉल्व करने स्टार्ट किया, है ना। तो वो क्या था, उसका एक जनरेट एन आइडिया, उसने आइडिया जनरेट किया, क्या था कि सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर पीपल। उस व्यक्ति ने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा, है ना, और उसने ऐसा कुछ प्रोडक्ट और सर्विस बना दिया जो फुलफिल करती है नीड्स को। सिंपल है, हम लोग ट्रॉली बैग्स ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपना जो हाथ में कैरी करने वाला बैग। ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रॉली बैग, क्योंकि वो आराम से कहीं भी ले जाओ यार, उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती उसमें, ठीक है। तो उसने आइडिया जनरेट किया, फिर उसने रिसर्च की होगी कि भाई ऐसा कुछ बैग मार्केट में और कोई कंपनी तो नहीं दे रही, उस टाइम पे कोई भी नहीं दे रही थी, तो वो मार्केट में उतर गया, ठीक है। तो डू सम मार्केट रिसर्च, स्टडी टू लुक इनटू व्हाट अदर्स आर ऑलरेडी डूइंग इन दिस फील्ड। इतना सा लिख देना कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, सर्विस के बारे में सोच रहा हूँ, और कोई व्यक्ति इस पर क्या काम कर रहा है, ठीक है। फिर मेक अ प्लान, हमको प्लान बनाना है, मेक अ प्लान, डिजाइन योर प्रोडक्ट और सर्विस, प्लान बना दिया। फिर अरेंज योर फाइनेंस, डज योर बिजनेस नीड कैश टू गेट स्टार्टेड, इफ सो कंसीडर योर एसेट्स, लोन, क्राउड फंडिंग और अदर पोटेंशियल सोर्सेज। सिंपल है, जब तुम मार्केट में उतर रहे हो, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो सोचो कहाँ से उठाएंगे अपन पैसा। तो सबसे पहली चीज़ है, इन्होंने बोला कि कहाँ से उठा सकते हो, अपने एसेट्स के बारे में देखो, तुम्हारे पास कुछ एसेट है, पैसा वगैरह तुम्हारे पास रखा है, फैमिली के पास रखा है, या फिर कुछ एसेट है उसको बेच के लेकर पैसा ला सकते हो। या फिर तुमको मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वह मशीन तुम्हारे पास है, क्या वह एसेट तुम्हारे पास है, नहीं है, तो कैसे अरेंज करोगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। या फिर तुमको लोन लेना है, लोन वगैरह चेक करो बैंक अपने को लोन दे रहा है कि नहीं। क्राउड फंडिंग वगैरह ये सब चीज़ मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पीरियड में। बस इतना सोचो कि नंबर ऑफ पीपल से पैसा लेना, कि भाई 100 रुपये अपने दोस्तों से ले लिए, और दूसरे दोस्तों से 200 ले लिए, 500 ले लिए, जो रईस दोस्त उससे 5000 ले लिए, ऐसे करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अदर पोटेंशियल सोर्स, कहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, तो अपना फाइनेंस अरेंज करो। फिर डू दी लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या करेंगे, सिलेक्ट द नेम ऑफ योर फर्म, किस फर्म के नाम से, किस नाम से तुम अपना बिजनेस या बिजनेस चालू करने वाले हो, वेबसाइट बना लो, चूज कर लो योर बिजनेस का स्ट्रक्चर। बिजनेस का स्ट्रक्चर मतलब कि भाई तुम सोल प्रोप्राइटर बनना चाहते हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म में जाना चाहते हो, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, या फिर 1% कंपनी में जाना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये तुमको अपना बिजनेस का सोर्स भी एक बार समझना पड़ेगा। फिर है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, स्टार्ट करो प्रमोटिंग योर बिजनेस ऑनलाइन एंड इन सोशल मीडिया, कंसीडर क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजमेंट बजट सो यू कैन इंक्रीज योर रिसर्च। सिंपल बात है भाई, मार्केटिंग करना स्टार्ट करो मार्केट में, है ना जी। तो 6 पॉइंट में तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो ये 6 स्टेप्स में वो करेगा कि आइडिया जनरेट करेगा, मार्केट की रिसर्च करेगा, प्लान करेगा, फाइनेंस अरेंज करेगा, फॉर्मेलिटीज करेगा, और फिर मार्केटिंग कर देगा प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ठीक है भाई। ये चीज़ अपने को याद करनी है, आई होप याद हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। व्हाट आर द मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए रखना है, सिर्फ रीड करना है। एंटरप्रेन्योरशिप अगर तुम बन रहे, अगर तुम एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या क्या मिथ है। मिथ बोले तो तुम क्या क्या धारणा बना सकते हो, बोले तो गलत धारणाएं इंसान बना लेता है। तो क्या बना सकता है, यू हैव टू बिल्ड अ $1 बिलियन कंपनी, मतलब इंसान ने एक मिथ बना रखा है, लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि अगर तुम बिजनेस चालू कर रहे हो तो तुमको $1 बिलियन कंपनी ही बनाना पड़ेगा मिनिमम, कि भाई जब तक तुम 1 बिलियन पे नहीं पहुंचे तब तक तुम्हारा बिजनेस में दम नहीं है, या फिर तुम्हारा कुछ बिजनेस नहीं है। वो एक चीज तो एक गलत धारणा है। दूसरी चीज है, हायर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल यू कैन फाइंड, कि अगर तुम अपने एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो तो तुमको क्या है, एक्सपीरियंस्ड बन को ही हायर करना होगा। ऐसा नहीं है दोस्त, तुम चाहो तो इंटर्न्स को भी हायर कर सकते हो स्टार्टिंग फेज में, जिससे तुम्हारा पैसा बचेगा। तो ये गलत धारणाएं हैं। तीसरी गलत धारणा क्या है, रेज अ लिटिल और एज मच एज मनी एज पॉसिबल, कि भाई जब स्टार्टअप चालू करो या तो बहुत कम पैसे से स्टार्ट करो, या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट उठाओ तब अपन स्टार्ट करेंगे। भाई तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जिस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो ब्रो, स्टार्ट करना स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब अरेंज हो जाता है। चौथी चीज है फोकस फोकस फोकस, कि भाई तुम अगर स्टार्टअप चालू कर रहे हो, एक प्रोडक्ट की तरफ अगर तुम फोकस कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर ही फोकस करो। ऐसा नहीं है, इधर उधर भी आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को। लाइक एक प्रोडक्ट नहीं चला तो आप दूसरे पे जाओ,
जैसे मेरा जीएसटी था, मैंने सोचा कि बहुत सारे टीचर्स हैं, अपन आउट हो जाओ, तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ वो प्रोडक्ट मेरा नहीं चला। हालांकि चलने को चला था, मैंने बुक वगैरह भी सब बनाया था, लेकिन मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरा मार्केट नहीं बना पाऊंगा मैंने हटा दिया उसको। तो फोकस फोकस फोकस, एक चीज पर ही फोकस मत करो, है ना जी। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पहाड़ था, अपने को एक पहाड़ पे चढ़ना था, ये रहा अपना एग्जाम्पल, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये अपना एग्जाम्पल। पहाड़ है, एक बंदा पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, एक बंदा यहाँ तक पहाड़ पे मोटिवेट हो के पहुंचा। अब उसको देखा यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, अपने को वापस उतरना ही पड़ेगा, अपन आगे नहीं जा सकते जब तुम्हारे पास रास्ता ही नहीं है वहां जाने का, और ऊपर जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो बेटा पीछे हटना ही चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक दरवाजा खोल के एक 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 डायरेक्शन में तुम चले गए और उसमें बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, अपना 100% देते रहे देते रहे देते रहे, वो चीज़ नहीं काम कर रही है, तो बेटा तुमको स्विच करना होगा दूसरी चीज़ की तरफ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, ठीक है, ऐसा भी है। तो फोकस 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 फोकस, एक ही चीज़ पे मत कर। देखो शेर भी 2 कदम पीछे आता है बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ नहीं काम कर रही होती है, कुछ चीज़ में अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये अपने को स्कोप ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, है ना जी। फिर लास्ट में है फेल फास्ट और पाइवेट क्विकली। पाइवेट का मतलब है चेंज होना क्विकली। अगर तुम फेल हो जाते हो किसी भी चीज़ में, तो तुम उस चीज़ को तुरंत चेंज करते हो। मैं सीएमए का ही एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम एक बार फेल हो गए तुम छोड़ देते हो, तुम 2 बार फेल हो गए छोड़ देते हो, 3 बार हो गए छोड़ देते हो, 4 बार हो गए छोड़ देते हो। ऐसा मत कर दोस्त, लगे रहे, अपना 100% दे। तो कुत्ते को जब समझ आए, देख फोर्थ वाला पॉइंट में क्या है, फोकस फोकस फोकस। तुम्हें जब समझ आ जाए कि यार सारा अब नहीं हो पाएगा अपने से, तब छोड़ना उस चीज़ को, कि अब मैंने अपना 100% दिया था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ साइड रख के मैंने बिल्कुल फोकस से अपना पढ़ाई किया, अपना 100% दिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा और मैं फेल हो चुका हूँ, और मेरा दिमाग भी इतना नहीं चलता है कि मैं अब इस चीज़ को कोप अप करूँ, या फिर मेरी फैमिली अब इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो बेटा वापस आना। लेकिन अपना 100% कब तक देना, जब तक तुम कर सकते हो। और जब तुम्हारे से सारी चीज़ें हट चुकी, अब नहीं हो पा रही, 5 6 7 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं, फैमिली की कंडीशन भी नहीं है, और तुम कमाते भी कुछ भी नहीं हो, और तुम्हारा मन भी नहीं लगता पढ़ाई करने में, और तुम्हारा दिमाग भी नहीं चलता, तो फिर उस कंडीशन में आके चीज़ों को छोड़ना बेटर होता है ना। तो लास्ट में क्या है कि फेल फास्ट। अगर तुम 1 2 बार फेल हो गए तो तुम क्या चीज़ों को चेंज कर दो। पाइवेट मतलब होता है चेंज करना, तुम जल्दी चीज़ों को चेंज करते हो, क्विकली चेंज करते हो, कि एक स्टार्टअप चालू किया नहीं चला 1 साल बंद कर दिया, दूसरा स्टार्टअप चालू किया नहीं चला बंद कर दिया, ऐसे मत करना। तो ये 5 मिथ होते हैं जो कि अपने को कभी फॉलो नहीं करने, कि अपने को 1 बिलियन की कंपनी ही बनाना है, ऐसा नहीं करना है, और अपने को मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल ही हायर करना है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं करना है, और रेज एज लिटिल एज मतलब कम से कम पैसा उठाओ, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा उठाएंगे तभी हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फोकस फोकस फोकस, एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल 100% देने के बाद भी फोकस 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 नहीं करना। लास्ट में कि अगर तुम फेल हो गए तो चेंज प्लीज मत होना, चेंज प्लीज मत होना। ये 5 मिथ थे, सिर्फ रीड करना था अपने को, है ना जी। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट, ये एमसीक्यू के लिए है, सिर्फ रीड करने के लिए है, एमसीक्यू पर्पस के लिए ये आ सकते हैं, तो मैं तुमको रीड करा देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नाइदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट इज अ प्रैक्टिस। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय पीटर एफ डुकर। पीटर एफ डुकर ने एक स्टेटमेंट दी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रैक्टिस। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रैक्टिस है, ये ना तो साइंस है और ना एक आर्ट है, ठीक है, रीड करना है, सिंपल। अब जीईएम के बारे में मैंने तुमको बताया था कि ज्वाइंट रिसर्च थी, 112 कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च की हुई थी, ठीक है। JAM conducted survey on total early stage entrepreneurial activities which consist of businesses that have been just started। no, वो चीज़ बोला कि 3.5 साल से कम के जितने भी नए नए स्टार्टअप्स थे, बिजनेस थे, उनके ऊपर रिसर्च की हुई है। अब द वर्ड एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखना एमसीक्यू में आ सकता है। एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग और टू अंडरटेक। याद रखना बेटा इसको, एंटरप्रेन्योर क्या है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या निकलता है, टू डू समथिंग, टू अंडरटेक, टू डू समथिंग और अंडरटेक, ठीक है, सिंपल याद रखना है दोस्त मेरे। Of startup entrepreneur differs from traditional business owner through their ambition to create something new and substantially grow their business। सिंपल लाइन है कि भाई जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक जो नया जो हमारा स्टार्टअप हम चालू कर रहे हैं, नया बिजनेस हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हमारे अंदर एक एम्बिशन होता है कि हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े स्किल पे पहुंचेंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स इंक्लूड करता है वेरियस स्किल सेट। एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है, लीडरशिप होता है, बिजनेस का मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो रीड करना है इसको, ज्यादा दिमाग मत लगाना, रीड करना अपने आप। अपन ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, अपन
आसानी से कर लेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या स्किल्स होगी, तो भाई उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट होगा, हाँ जी होगा, और लीडरशिप होगा, हाँ जी होगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, हाँ जी होगी, सिंपल, ठीक है। और लास्ट में है जीईएम, जैम ने 9 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तुमको बताया है। 9 कौन से बताए थे सर, ये मैंने तुमको ऊपर पढ़ाया हुआ है, ये जो 9 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ना, ये जैम एसपी ने 9 एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क कंडीशन बताई थी, तो वो 9 नीचे लिखा हुआ है सिर्फ एक एमसीक्यू के लिए कि भैया कौन सी कितनी है भाई, 9 इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंडीशंस बताई हुई है। तो मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है दोस्त, है ना। चलो बाकी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे फोन करो, मेरे को तुम व्हाट्सएप करो, 799999 नंबर भी लिखता हूँ दोस्त, 7999993161। जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी जितनी भी होगी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, पेपर 20 से रिलेटेड और अदर और कोई भी दिक्कत है भाई तुमको एग्जाम से रिलेटेड है, नॉन एग्जाम से रिलेटेड, लाइक पढ़ाई नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत है तुम एज अ बड़े भाई समझ के मेरे को शेयर कर सकते हो, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।